हेलो एवरीवन, मैं देवेंद्र त्रिपाठी विज्ञान विक्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोगों ने ब्रह्मोस सीरीज में कंप्लीट ऑर्गेनोमेटेलिक्स का रिवीजन और कोऑर्डिनेशन का बहुत ही दमदार तरीके से कर रखा है। उसके बाद हम लोगों ने कहीं ना कहीं मोस्ट एक्सपेक्टेड टाइप के क्वेश्चन क्या हो सकते हैं उनसे रिगार्डिंग यहां पर से कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं। जैसा कि आप लोगों ने बोला था उस तरह के हर सब टॉपिक्स को यहां पर कवर किया गया। आई थिंक ऑर्गेनोमेटेलिक्स का वीडियो आपको ये अपलोड मिले, इससे पहले अपलोडेड मिला हुआ होगा, नहीं होगा तो इसके जस्ट बाद मिल जाएगा। उसमें भी मैंने यही कर रखा है कि जो भी आपके सब टॉपिक्स हैं, चाहे वो मेटेलोसीन्स हो, कैटालिसिस हो या ऑर्गेनोमेटेलिक्स का स्पेक्ट्रा हो, कुछ भी हो, मैंने वहां पे सब कुछ कवर किया है एक्सेप्ट वन और टू थिंग्स। क्या? मेटल मेटल बॉन्ड, 18 इलेक्ट्रॉन रूल और क्लोजो नीडो वाली चीजों को मैंने वहां पर नहीं रखा है, बिकॉज वो सबको आ चुका है और एग्जाम के 2-4-10 दिन पहले वीडियो मिल रही है जहां तक कि आपको 100% आ ही गया होगा। नहीं आ रहा है तो फिर उसका फिर कोई फायदा नहीं है देखने का भी, ये भी आप जानते हो। एग्जैक्टली सिमिलर यहां पर से हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म पे ज्यादा फोकस करेंगे या इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा पे ज्यादा फोकस करेंगे। मींस कहीं ना कहीं जेटीडी या जेटीडी के ऑनवर्ड जो जैसे कोऑर्डिनेशन आप 25-30 लेक्चर में पढ़ते हो, तो आफ्टर 10 लेक्चर की जो कोऑर्डिनेशन है उसको हमने यहां पर कवर करने पे ज्यादा फोकस किया है एज कंपेयर टू लेक्चर नंबर 1 से लेके लेक्चर नंबर 10 तक। मींस जेटीडी, सीएफटी और वीबीटी इन पे हमने फोकस नहीं किया, उनके हमारे पास क्वेश्चन है नहीं, और जो एक दो हैं वो रिलेटेड है दूसरे कॉन्सेप्ट से। ठीक है, मींस न्यूमेरिकल बेस्ड टाइप के कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उनको हम देखेंगे। तो यहां पर से सेशन में शुरू होने से पहले, सेशन में जुड़ने से पहले भाई सेशन को ही लाइक कर देना, क्योंकि बहुत ही दमदार टाइप के आपको क्वेश्चंस मिलने वाला। आई होप आपने लाइक कर दिया होगा कहने पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, मतलब सॉरी पहला ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ठीक है, यहां पर से अगर हम देखेंगे तो फॉर हाई स्पिन ऑक्टाहेड्रल MnH2O6 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। The complex has D5 high spin configuration with 0 CFSE। बिल्कुल सही बात है, हम लोग जब भी देखते हैं ये वाला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है ना, कितने बार ही मेंटेन कर रखा है, तो यहाँ पे एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे तो 0 CFSE हो जाएगी। द DD ट्रांजिशन आर वेरी वीक बिकॉज दे आर बोथ स्पिन फॉरबिडन एंड लेपोर्टे फॉरबिडन। देखिएगा, क्योंकि जो डी सबशेल होती है वो डी से ही बनती है, और डी से मतलब जब हम LFT पढ़ते हैं तो इसमें से इसका जो नॉन बॉन्डिंग मतलब T2G है वो डी सबसेल से बनता है और EG भी डी सबसेल से बनता है। अब आप कहोगे सर डी से बन रहा है तो डी से ही बनेगा, नहीं भैया। जब हम टेट्राहेड्रल पढ़ते हैं तो उसके केस में ये है तो डी सबसेल, लेकिन ये प्योर डी होता है और ये वाला PD मिक्स्ड ऑर्बिटल से बनता है। तो यहां पर से क्योंकि ये प्योर डी ऑर्बिटल्स हैं, सो डी से डी ट्रांजिशन डेल्टा एल की वैल्यू 0 हो जाती है, जो कि लेपोर्टे फॉरबिडन होता है। वाइल इन दिस केस डेल्टा एल इज इक्वल्स टू डज नॉट इक्वल्स टू 0 होता है। ठीक है, यहां पर से कह लो +-1 नहीं है तो 0 भी नहीं है, तो इसलिए यहां पर से पार्टली अलाउड होता है। अगर यहाँ +-1 होता तो कैसा होता? कंप्लीटली अलाउड। ये दूसरी बात है, आपको पता है कि जो भी हमारे पास स्पेक्ट्रा है या कुछ भी है उसमें ऑक्टाहेड्रल में D5 हाई स्पिन ही एक ऐसा कॉम्प्लेक्स है जो कि कैसा होता है, हमारा स्पिन फॉरबिडन। रेस्ट ऑफ ऑल कॉन्फ़िगरेशन जो भी हैं वो अलाउड होती हैं, और सेम इन केस ऑफ ए टेट्राहेड्रल यहां पर D5 वाला जो होता है वो स्पिन फॉरबिडन होता है, एंड रेस्ट ऑफ ऑल स्पिन अलाउड होते हैं। ठीक है, फिर है यहां पर से ये क्या था, फॉरबिडन एंड ये भी सही हो गया है। उसके बाद द इंटेंस कलर ऑफ MnH2O6 इज एन मेनली ड्यू टू अलाउड MlCT। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका इंटेंस कलर ही नहीं होता है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई। इंटेंस की जगह कैसा होता है? पेल पिंक होता है, पेल पिंक, है ना। या यहां पर से बस फेंटेड कलर होता है, बहुत ही लाइट कलर होता है, और वो भी MlCT पॉसिबल ही नहीं है यहां पर, क्योंकि लिगेंड यहां पर कोई लिगेंड जो है क्या था, रिप्लेसमेंट ऑफ ए वाटर बाय ए वीक फील्ड लिगेंड डज नॉट मेक हाई स्पिन D5 ट्रांजिशन स्ट्रांगली स्पिन अलाउड। मींस यहां पर से हम अगर वाटर को रिप्लेस करके वीक फील्ड लिगेंड और कोई लगा दे तो इससे भी वीक फील्ड लिगेंड कौन से होते हैं? सिंपल सी बात है, हैलाइड्स होते हैं। तो अगर हम हैलाइड को लगा भी देंगे तो डज नॉट मेक ए हाई स्पिन D5 ट्रांजिशन। ये जो हाई स्पिन D5 ट्रांजिशन होने वाला है स्ट्रांगली स्पिन अलाउड, मतलब इसको स्पिन अलाउड नहीं बना देगा कोई। समझ गए? इसको स्पिन अलाउड कौन बनाएगा? अगर हम स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लगा देते हैं तो।
तो इसको कौन बनाएगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कौन बनाए, मतलब ट्रांजिशन कराने के लिए लो स्पिन वाला। तो यहां पर से इसका ये स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगी कि इसको स्पिन अलाउड नहीं बना सकता है, ठीक है, क्योंकि उसके लिए हमें क्या करना है, D5 हाई स्पिन से D5 लो स्पिन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जो कि कौन करेगा, वो हमारा सिर्फ और सिर्फ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कर सकते हैं, वीक फील्ड लिगेंड नहीं। ABD इज योर करेक्ट आंसर, ABD इज योर करेक्ट आंसर। आई थिंक समझ में आया होगा, सिंपल सा क्वेश्चन था। फॉर बेस हाइड्रोलिसिस ऑफ ए कोबाल्ट 3 अमीन कॉम्प्लेक्स, कोबाल्ट 3 बेस हाइड्रोलिसिस की है, कोबाल्ट 3 अमीन कॉम्प्लेक्स की, तो यहां पर से कुछ ऐसे बनता है। आपको पता है ये सबसे बेसिक बुक्स का क्वेश्चन है, सब में यही आपको देखने को मिलता है, ठीक है। यहां पर से ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। बेसिक हाइड्रोलिसिस अमीन कॉम्प्लेक्स कंसीडर द फॉलोइंग, ये कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। यहां पर से +2 मतलब +3 में होगा कोबाल्ट, बेसिक हाइड्रोलिसिस है, ये इसको पकड़ेगा प्रोटॉन। यहां पर से सारे लिगेंड वैसे ही रहेंगे, बस सेंटर का कोबाल्ट NH2 निगेटिव, N N N N और Cl होगा। अब यहां पर से ये जो Cl है ये क्या करेगा, आगे धक्का देगा और इसे रिप्लेस कर देता है। इसी को आप क्या बोलते हो, कॉन्जुगेट बेस बोलते हो, ठीक है। यहां पर से देखो ये बेस वाली स्टाइल में है तो कॉन्जुगेट बेस हो जाएगा, और फाइनली आपको ये NH2 N N N N और कोबाल्ट कुछ ऐसे बनके मिलेगा, ठीक है। तो यहां पर से इस तरह की स्पीसीज है, मैंने पूरा मैकेनिज्म ही करके दिखा दिया, इसी के बेस पे ही सारे ऑप्शंस होंगे आपके, ठीक है। मैनी कोबाल्ट 3 अमीन complexes undergo base hydrolysis through a conjugate base mechanism, yes exactly, हमारा आसानी से जाएगा। फिर है डीप्रोटोनेशन ऑफ ए कोऑर्डिनेटेड एमीन, और यहां पर है डीप्रोटोनेशन ऑफ ए कोऑर्डिनेटेड एमीन, ये वाला, इसका अगर डीप्रोटोनेशन करेंगे तो ये, और इथाइलिन डाइअमीन लिगेंड कैन जनरेट एन एमिडो इंटरमीडिएट विच लेबलाइजेस द लीविंग ग्रुप। ये जो यहां पर से निगेटिव चार्ज बन रहा है, या इथाइलिन डाइअमीन भी लेते हैं तो यहां पर से निगेटिव NH निगेटिव बन जाता है उस केस में, क्योंकि NH2 होता ना, NH2 CH2 CH2 NH2, तो यहां पर से NH2 की जगह वो NH होता और यही बनता निगेटिव चार्ज ही, जो कि वो धक्का मारेगा और लेबलाइज करना मतलब यहां से किक आउट करने की बात हो रही है, तो यहां पर से बिल्कुल सही बात है। फिर बेस हाइड्रोलिसिस ऑफ एवरी कोबाल्ट 3 कॉम्प्लेक्स नेसेसरली अकर बाय डायरेक्ट बैकसाइड अटैक ऑफ ए OH- एट द मेटल सेंटर। क्या ये सही है? देखो भाई ये स्टेटमेंट गलत है, फिर से क्या कह रहा है सुन लो, आपके सामने स्टेटमेंट और डायग्राम भी बना है। बेस हाइड्रोलिसिस ऑफ एवरी दिस कॉम्प्लेक्स नेसेसरली अकर बाय डायरेक्ट बैकसाइड अटैक ऑफ ए OH- एट द मेटल सेंटर, दिस नॉट हैपन, ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है। फिर कॉम्प्लेक्सेस लैकिंग एसिडिक NH, कई बार बता रखा है कि बेसिक हाइड्रोलिसिस होने के लिए 2 कंडीशन मस्ट हैं भाई। कंडीशंस क्या है बेसिक हाइड्रोलिसिस के लिए? पहला प्राइमरी कंडीशन क्या है, OH निगेटिव मस्ट है, मतलब बेस होना चाहिए। सेकेंडरी कंडीशन क्या है, एसिडिक प्रोटॉन प्रेजेंस या प्रेजेंस ऑफ एसिडिक प्रोटॉन, ये दोनों होनी ही चाहिए। तो कॉम्प्लेक्सेस लैकिंग NH प्रोटॉन्स मींस यहां वाली पोजीशन में जैसे NR3 में नहीं होता ना, मे शो ए डिफरेंट काइनेटिक बिहेवियर टुवर्ड्स बेस हाइड्रोलिसिस, बिल्कुल सही बात की गई है। जैसे अगर आप बात करते हो यहां पर से CONR3 की बात कर लो, ये CN बुक में रिपोर्टेड जो है वो क्या है, NR3 की जगह पे यहां पर CN होता है। तो अगर इनको ले लोगे तो इसमें से हमारी अलग काइनेटिक्स चलेगी, कैसे? क्योंकि यहां पर से अगर आपने OH डाला तो फिर ये बेसिक के तरह जाएगा, नॉर्मली यहां पर से सब्स्टिट्यूशन होकर यहां पर से आपका OH और वाटर जो भी लेके आओगे वो हो जाएगा, उसके अलावा यहां पर से कुछ नहीं होगा। ये कैसा होगा, नॉर्मल हाइड्रोलिसिस टाइप का वो देखने को मिलेगा, बेसिक नहीं होगा। यहां पर से जो रेट आता है वो सेकंड ऑर्डर के रिस्पेक्ट में आता है, रेट इज इक्वल्स टू K, कॉम्प्लेक्स के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर और बेस के रिस्पेक्ट में भी फर्स्ट ऑर्डर रहता है, ठीक है। लेकिन जब बात करेंगे इस वाले में जहां प्रोटॉन नहीं थे तो यहां रेट कैसी हो जाएगी, रेट इज इक्वल्स टू K और कॉम्प्लेक्स पे ही खाली डिपेंड करेगी बस, ठीक है। तो यहां पर से ये स्टेटमेंट क्या था, ABD एंड आंसर नंबर A इज करेक्ट,
नेक्स्ट स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, फिर से देखिएगा। क्वेश्चन में हमारा किससे रिगार्डिंग है, कहीं ना कहीं इनर स्फीयर और आउटर स्फीयर रिएक्शन मैकेनिज्म से रिलेटेड है। इनर स्फीयर और आउटर स्फीयर को आप डिफाइन कैसे करते हो, मैंने बताया जैसे अभी बेस के लिए, तो वैसे ही याद रखना आईएसएम कहीं पे होगी कि नहीं, इनर स्फीयर मैकेनिज्म कहीं होगी कि नहीं, उसके लिए जो कंडीशंस हैं, कंडीशंस जो हैं वो क्या है, सबसे पहली कंडीशन होनी चाहिए कि एट लीस्ट वन लेबाइल कॉन्फ़िगरेशन प्रेजेंट, एक तो लेबाइल कॉन्फ़िगरेशन प्रेजेंट होनी चाहिए, दूसरा ब्रिजिंग लिगेंड मस्ट प्रेजेंट। ब्रिजिंग लिगेंड भी वहां पे 100% प्रेजेंट होना चाहिए, तभी हमें यह देखने को मिलता है। ठीक है, फॉर द रिएक्शन बिटवीन दिस and chromium aqueous consider the following statement, the reaction is a classical example of inner sphere electron transfer। तो इसकी कंडीशन को यहां पे ट्राई करके देखो, तो एक्चुअली में यहां कोबाल्ट किसमें है, +3 में है, तो अगर कोबाल्ट +3 में होता है तो क्या होता है, D6 लो स्पिन होता है, और अगर D6 लो स्पिन कोई है तो वो कैसा होगा, इनर्ट होगा। ठीक है, अब देखो सेकंड हमारे पास क्या है, एक्वस क्रोमियम है, मतलब यहां पर से क्या हो जाएगा, D4 हाई स्पिन हो जाएगा, और इसको क्या बोलते हो, लेबाइल। कंडीशन क्या थी कि हमारे पास एटलीस्ट एक जो है लेबाइल कॉन्फ़िगरेशन हो, जो कि मिल गया, पहली कंडीशन फॉलो। सेकंड क्या है, ब्रिजिंग लिगेंड, तो वाटर तो ब्रिजिंग होंगे नहीं, यहां अमोनिया तो ब्रिजिंग होंगे नहीं, बट Cl जो है ये कैसा एक्ट करता है, एज ए ब्रिजिंग लिगेंड। ठीक है, तो यहां पर से सेकंड कंडीशन भी फॉलो हो गई, दैट मींस दिस रिएक्शन इज इनर स्फीयर मैकेनिज्म। ठीक है, क्लोराइड कैन एक्ट एज एन ब्रिजिंग लिगेंड बिटवीन कोबाल्ट एंड क्लोरीन ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, यस, तभी आईएसएम फॉलो होगा। फिर है इनर स्फीयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नेवर इन्वॉल्व लिगेंड ट्रांसफर फ्रॉम वन मेटल सेंटर टू अनदर, गलत बात है। जब अगर ओएसएम होता है, ओएसएम नेवर इन ओएसएम एटम और लिगेंड ट्रांसफर नेवर हैपेंस। ठीक है, ये याद रखना, इसमें कभी नहीं होगा, नेवर लिखा हुआ है, याद रखना नेवर, है ना, बट इन आईएसएम एटम और लिगेंड में ट्रांसफर। ठीक है, वो ट्रांसफर हो भी सकते हैं, वो डिपेंड करेंगे, कंडीशन होगी, लेकिन इसमें पॉसिबिलिटी है, इसमें तो पॉसिबिलिटी भी नहीं है, लेकिन यहां कह रहा है कि कभी नहीं होगा, तो कभी तो नेवर तो होगा ही नहीं, कभी कभी तो होता है ना, तो ये वाली वजह से स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। फॉर्मेशन ऑफ ए CrH2O का होल 5 Cl सपोर्ट्स ए ब्रिज्ड इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, ये कह रहा है इस कॉम्प्लेक्स का बनना सपोर्ट कर रहा है कि यहाँ पे ब्रिजिंग हुई होगी, ऐसा कैसे हुआ, क्यों हुआ, तो ध्यान से देखना, यहां पर से COH2O का, सॉरी अमोनिया होगा यहां पर शायद, हाँ यस, यहां पर से NH3 का होल 5 Cl 2 पॉजिटिव था, प्लस में यहां पर से क्रोमियम H2O का होल 6 2 पॉजिटिव था। इसके बीच में जैसे ही रिएक्शन कराया हमने, तो बनता क्या है, NH3 का होल 5 CO Cl Cr H2O का होल 5, और एक वाटर बाहर निकल गया, और यहां पर कुछ ऐसे बनता है। इसमें क्या होता है, आपका वाटर तो निकल ही गया, अब यहां पर से ये एक वाटर निकल गया, अब कौन इनर्ट कौन लेवाइल, अगला स्टेप इसी में ही, यहां पर से देखो ब्रिजिंग, पहले मैं दिखा देता हूं, ये ब्रिजिंग भी यही हुई पहले स्टेज में, और सेकंड यहां पर से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर भी इसी स्टेप में कर देता हूं, क्योंकि मेरे पास स्पेस इतनी नहीं है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर क्या, एक्चुअली में कोबाल्ट यहां +2 में है, सॉरी क्रोमियम, और कोबाल्ट +3 में है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इधर कर देगा। ठीक है, यहां पर से अल्टीमेटली इसके ऊपर क्या है, +4 ही रहेगा ना, ये तो ओवरऑल +4, लेकिन अब इसने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया है तो +3 में, और इसने इलेक्ट्रॉन यहां से ले लिया होगा, मतलब ये ब्रिज बना,
उसके बाद अपना इलेक्ट्रॉन यहां पर ऐसे, फिर ऐसे, और फिर फाइनल स्टेज ये आएगी। तो मैंने दोनों को मिक्स करके ऐसे लिख दिया। अब बताओ क्रोमियम 3 का मतलब क्या होता है, D3, और D3 का मतलब कैसा होता है, इनर्ट। ठीक है, उसके बाद जरा बताओ कोबाल्ट ये है तो कैसा होगा, D7 हाई स्पिन, और ये कैसा होता है, लेबाइल। अब होता क्या है, जब भी कोई कॉन्फ़िगरेशन इनर्ट से लेबाइल और लेबाइल वाला इनर्ट में कन्वर्ट होता है तो उसमें फिर लिगेंड स्नैच हो जाता है। स्नैच मतलब खिंच जाता है, फिर वो लेके भाग जाएगा, और यहां पर से स्पीसीज बनेगी CONH3 का होल 5, कुछ ऐसे, और यहां पर से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, और प्लस में क्रोमियम, और H2O का होल 5 Cl, और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। बट यही प्रोडक्ट नहीं रुक जाएगा, इसके बाद फर्दर हाइड्रोलिसिस होती है। याद रखना, जो भी अमोनिया का कॉम्प्लेक्स अगर कभी बचे और 5 लिगेंड हो तो सारे अमोनिया हटा देना और सिर्फ कन्वर्ट कर देना इसको किसमें, H2O के होल 6 और 2 पॉजिटिव में, और ये तो बेचारा एज सच वैसे ही पड़ा रहेगा, H2O का होल 5 और Cl 2 पॉजिटिव। ये बनती, तो कहीं ना कहीं ये वाला जो प्रोडक्ट है जो ऊपर क्वेश्चन में लिखा है, तो इसका बनना तभी पॉसिबल है ये जो ब्रिज बना हो। बिकॉज अगर OSM से रिएक्शन हुई होती, ये यहां से यहां फेंक देता है एक दूसरे में, टनलिंग के थ्रू अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता, सो दिस नेवर फॉर्म्ड। ठीक है, तो यहां पर से फॉर्मेशन सपोर्ट ब्रिज इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर पाथवे, यस। तो ABD इज योर करेक्ट आंसर, मींस ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द इंटेंस पर्पल कलर ऑफ MnO4 नेगेटिव कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मैंगनीज पर मैग्नेट यहां पर है ना, एक्चुअली में यहां पर से कैसे एग्जिस्ट करता है, ऐसे, ये रहा इसका स्ट्रक्चर, ऐसे बनता है। ठीक है, यहां पर से ये हो गया है। अब देखिएगा, कह रहा है कि यहां पर से इंटेंस पर्पल कलर बनने का रीजन क्या है, तो MnO4 माइनस कंटेन Mn+7, तो भाई -2 -2 -2 -1, तो यहां पर से क्या हो गया, +7, तो +7, और जब भी ये +7 में होगा तो क्या होगा, D0 होगा, तो D0 सेंटर हो गया। फिर द इंटेंस एब्जॉर्प्शन इज मेनली ड्यू टू लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, तो यहां पर से हमारे पास 3D की मेटल जो है वो एज ए ल्यूमो की तरह एक्ट करेगा, और ऑक्सीजन का जो O2 निगेटिव है ये वाला, या O निगेटिव वाला जो है, ये एज एक्ट कैसे करेगा, एज ए होमो। तो यहां पर से इसकी वजह से वो भी 2p ऑर्बिटल है, ये D है, तो यहां पर P से D देखो ट्रांसफर है, तो आपको पता है कैसा हो जाएगा, लेपोर्टे अलाउड है और स्पिन भी अलाउड होगा, इसलिए ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कलर देता है। दोनों अलाउड है ना, तो स्ट्रॉन्ग कलर देखने को मिलेगा हमें। ठीक है, तो द इंटेंस एब्जॉर्प्शन इज मेनली ड्यू टू द लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम ऑक्सीजन टू मेटल या मैंगनीज। ठीक है, सही है। फिर नॉर्मल DD ट्रांजिशन आर नॉट पॉसिबल फॉर D0, बिकॉज भाई D इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो पॉसिबल कैसे होगा, तो ऑप्शन सही है, द इंटेंस कलर इज मेनली ड्यू टू द स्पिन फॉरबिडन DD ट्रांजिशन। गलत बात है, जो हमारा इंटेंस कलर होता है वो किसकी वजह से होता है, ये जो लिखा हुआ है LMCT की वजह से हमारा इंटेंस कलर आता है, तो आंसर होगा ABNC ऑप्शन, ABC ABD और ABC आंसर है। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर से फिर से चार्ज ट्रांसफर से क्वेश्चन है। फॉर कॉम्प्लेक्स ऑफ ए टाइप ReCO3, यहां पर से हमारे पास एक Re कॉम्प्लेक्स गिवन है, ये रहा CO CO CO, हाँ, उसके बाद यहां पर से, अच्छा ये बाइडेंटेट लिगेंड है, ठीक है, बाइडेंटेट लिगेंड है, और नाम क्या है यहां पर से देखो, 3,5 डाई टर्ट ब्यूटिल 1,2 बेंजो सेमीक्यूनोन। ठीक है, तो यहां पर से हमारे पास मैं मान के चलता हूं सेमीक्यूनोन। ठीक है, तो इसमें डोनर सेंटर कौन सा होता है, वैसे ऑक्सीजन होगा, फिर तो बेंजो सेमीक्यूनोन मतलब कीटो ग्रुप है, तो मैं ये मान के चल लेता हूं, है ना। जैसे इथाइलिन डाइअमीन में नाइट्रोजन सेंटर, तो इसमें सेमीक्यूनोन है, तो आई थिंक ऑक्सीजन सेंटर ही यहां पर प्रेजेंस होगा। ठीक है, उसके बाद यहां पर से हमारे पास तो 3 CO हो गए और ये L लिगेंड हो गया। अब इसके बेसिस पे हमें बताना है कि किस टाइप का कलर या चार्ज ट्रांसफर वगैरह देखने को मिलेगा।
DbSQ कैन एक्ट एज एन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग लिगेंड थ्रू लो लाइंग पाई स्टार। तो यहां पर से साफ साफ पता चलेगा कि जैसे हमारे पास फेन वाले लिगेंड है, ठीक है, या बाई पिरिडिल वाले लिगेंड है, इनमें क्या होता है, लो लाइंग पाई स्टार होता है, लो लाइंग पाई स्टार ऑर्बिटल होता है, ठीक है। उसी तरीके से इसमें भी लो लाइंग पाई स्टार ऑर्बिटल पाई जाएगी। अब पता कैसे चलेगा, जैसे बेंजो सेमीक्यूनोन है तो जो उसका ऑक्सीजन सेंटर मान लो सपोज ये वाला है, कीटो ग्रुप ऐसे मान लो बना हुआ ना, इसके आगे पीछे भी कुछ होगा, मान लो इस वाली सेंटर से कहीं से डोनेशन कर रहा है इस सेंटर, तो इसकी पाई स्टार में डोनेशन बैक होगा मेटल से, शिट यार, ठीक है। तो इस तरह का कुछ बनेगा, मतलब ओवरऑल कहीं ना कहीं यहां पर से कैसा है, पाई एक्सेप्टर लिगेंड है तो कहीं ना कहीं लो लाइंग पाई स्टार तो होगा ही। फिर है इंक्रीजिंग डोनर स्ट्रेंथ ऑफ एल रेजेस द मेटल डी पाई ऑर्बिटल एनर्जी एंड में लोअर द एमएलसीटी ट्रांजिशन एनर्जी। इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। कह रहा है अगर ये वाला जो एल लिगेंड है इसको हम क्या करें, स्ट्रेंथ इंक्रीजेस, डोनर स्ट्रेंथ इसकी देने की टेंडेंसी को इंक्रीज कर दे तो क्या होगा। तो देखो यहां पर से ये मेटल है, मेटल का ऑर्बिटल फील्ड है, और यहां पर से हमारा क्या है, पाई स्टार ऑफ DbSQ का है, ये था। तो यहां पर से ये क्या है, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा है, और कौन सा है, मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर है। अब ये कह रहा है अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएं तो क्या होता है, आपने पढ़ा होगा जब ट्रांस इफेक्ट सिखाया है मैंने कि वहां पे ग्राउंड स्टेट की एनर्जी को बढ़ाना, तो यहां DbSQ ये हो गया, और हमारा मेटल का यहां पर से कुछ आ गया। तो इसकी वजह से ये जो डेल्टा ई गैप था, ये डेल्टा ई गैप था वो कब क्या हो गया है, कम हो गया है, लेस हो गया है। तो यहां पर से क्या हो जाएगा, मोर एमएलसीटी, है ना, यहां पर से एमएलसीटी बढ़ जाएगी। ये ऐसा कैसे हुआ है, सिग्मा डोनर वालों से, यहां पर सिग्मा डोनर लिगेंड या कोई भी ऐसे लिगेंड जो कि मेटल के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहे हो। सो इंक्रीजिंग डोनर स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड रेजेस द मेटल डी पाई, ये क्या है, डी पाई है, ठीक है, यहां पर रेज कर दिया इसको एनर्जी एन में, लोअर द एमएलसीटी, ये जो डेल्टा ई गैप है इसे लोअर करेंगे, सही बात है। फिर है हाई मोलर एब्जॉर्बिविटी इन द विजिबल रीजन सपोर्ट चार्ज ट्रांसफर या चार्ज कैरेक्टर ट्रांसफर कैरेक्टर रादर देन ऑर्डिनरी डीडी ट्रांजिशन। बिल्कुल सही बात है, जो हमारा चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा है उसकी मोलर एब्जॉर्बिविटी जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, बहुत ज्यादा होती है, लेकिन विजिबल वालों में ऐसा हमें नहीं देखने को मिलता है। विजिबल का जैसे है वो 10, 100, 1000 ऐसे ही रह जाता है, लेकिन जब हम सीटीएस की बात करते हैं 10⁻3, 4, 5, 6 तक हमारा आसानी से देखने को मिलता है इन केस ऑफ एनी चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा इफ देयर इज ए कलर एंड रीजन इज चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। तो मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट एप्सिलॉन की जो वैल्यू है वो बहुत ज्यादा होती है, 10,000, 20,000, 50,000 ऐसे करके ना। फिर सच विजिबल बैंड्स मस्ट ऑलवेज बी असाइन्ड टू इंट्रा लिगेंड चार्ज ट्रांसफर बिकॉज DbSQ इज ए नॉन इनोसेंट लिगेंड। तो देखो नॉन इनोसेंट लिगेंड वो हो गया जिनमें है ना लिगेंड विच चेंजेस इलेक्ट्रॉन काउंट। इलेक्ट्रॉन काउंट टाइप का ऐसे समझो जैसे कि मतलब जिसका फिक्स नहीं होता, जैसे NO में हमने पढ़ा था वो भी ऐसे कि मतलब क्यों, क्योंकि DbSQ खुद एक्ट करता है, सेल्फ इलेक्ट्रो पार्टिसिपेट, यहां पर लिख लेना DbSQ पार्टिसिपेट इन रेडॉक्स। जो भी मेटल और लिगेंड्स के बीच में रेडॉक्स हो रही है उसमें DbSQ भी पार्टिसिपेट करता है, एक इलेक्ट्रॉन देता है, एक इलेक्ट्रॉन लेता है, 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, रेडिकल बनाता है, इस तरह का। तो सच विजिबल बैंड्स मस्ट ऑलवेज भी, यहां पर जो ऑलवेज टर्म लिख दिया ये गलत हो गया है, असाइन, हाँ ये है डिफिकल्ट होता है असाइन करना वगैरह वगैरह सब कुछ सही, लेकिन ऑलवेज ऐसा नहीं होता, स्टेटमेंट गलत है। ABC हमारी आंसर करेक्ट हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर B। नेक्स्ट ऑप्शन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िया है, फिर से एक बार यहां पर से एक बार चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा से रिलेटेड क्वेश्चन है, उसको आपको यहां पर आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, ओके। फॉर मिक्स्ड वैलेंस साइनाइड ब्रिज्ड सिस्टम सच एज Fe+2 CnFe3 कंसीडर्ड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द इंटेंस कलर में अराइजेस फ्रॉम इंटरवैलेंस चार्ज ट्रांसफर। आपको पता है कि जो हमारे पास CTS होता है, CTS में मल्टीपल टाइप के CTS होते हैं,
कौन सा? बेसिक, LMCT, MLCT, IVCT, MMCT, ILCT। ठीक है। लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर, इंट्रावैलेंस चार्ज ट्रांसफर, मेटल टू मेटल चार्ज ट्रांसफर और इंट्रा लिगेंड चार्ज ट्रांसफर। ये कुछ सब पार्ट्स थे जो कि आपके सामने लिखे हैं, बट ये वाला जो है वो मोस्ट इंटेंस होता है, लिख लेना, मोस्ट इंटेंस। अगर सारे हमारे पास दिए हैं, सबके एक एक एग्जांपल हैं, तो सबसे ज्यादा इंटेंस कौन सा होगा? आईवीसीटी का। और ये एग्जांपल किसका है? आईवीसीटी का ही है। याद रखना, आईवीसीटी का होने का कंडीशंस क्या है? 2-3 कंडीशंस होती हैं। सबसे पहली कंडीशन क्या है कि हमारे पास एस ब्लॉक एलिमेंट नहीं होना चाहिए, एस ब्लॉक एलिमेंट नहीं प्रेजेंट होना चाहिए, पहला। दूसरा, एल्यूमिनियम नॉट प्रेजेंट, एल्यूमिनियम प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तीसरे नंबर पे क्या है? ट्रांजिशन मेटल विद वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट प्रेजेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं एक +2 में है दूसरा भी +2 में हो जाए, एक क्रोमियम +2 में है और दूसरा भी आयरन भी +2 में हो जाए, उस केस में हमें नहीं देखने को मिलेगा। एक क्रोमियम +2 में है तो आयरन +3 में होगा, तब हमें इंटरवैलेंस चार्ज ट्रांसफर देखने को मिलेगा। तो आप देखो, ट्रांजिशन एस ब्लॉक एलिमेंट नहीं है, एल्यूमिनियम नहीं है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट और ट्रांजिशन मेटल है, तो कंडीशन फॉलो है। द इंटेंस कलर अराइजेस ड्यू टू आईवीसीटी, यस। फिर उसके बाद है ब्रिजिंग लिगेंड सच एज साइनाइड कैन मीडिएट इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन बिटवीन 2 मेटल सेंटर्स। जैसे आईएसएम में पढ़ते हैं ना ब्रिजिंग लिगेंड का रोल, वैसे ही यहां पर वही रोल यहां पर बात की गई है। फिर इफ बोथ मेटल सेंटर आर इन द सेम ऑक्सीडेशन स्टेट, इंटरवैलेंस चार्ज ट्रांसफर इज नॉट एक्सपेक्टेड इन द सेम वे। बिल्कुल सही बात है, यही तो मैं लिख रहा हूं कि ट्रांजिशन मेटल विद ए वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, इवन आई हैव टोल्ड यू, एग्जांपल भी बताया कि Fe+2 नहीं रिएक्ट करेंगे, Cr2 रिएक्ट नहीं करेंगे, Cr2 Fe+3 के साथ में रिएक्ट करेगा, Cr2 Cr+3 के साथ रिएक्ट करेगा, Fe+2 Fe+3 के साथ रिएक्ट करेगा। इंटरवैलेंस चार्ज ट्रांसफर बैंड्स आर ऑलवेज वीकर देन स्पिन फॉरबिडन। ओ हो, मौत आ जाएगी भाई। स्पिन फॉरबिडन तो बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है और आईवीसीटी इतना दमदार होता है कि पूरे सारे को क्वेंच कर देगा। इवन स्पिन फॉरबिडन छोड़ो, स्पिन अलाउड वालों को भी क्वेंच कर देता है। यहां पर से एक हम ऐसे ग्राफ बनाते हैं, मान लीजिए ये है, तो यहां पर से स्पिन फॉरबिडन आना चाहिए और सीटीएस इतना स्ट्रांग हो जाता है इसे अपने अंदर सबमर्ज कर, इसे एक वर्ड बोलते हैं कोऑर्डिनेशन में ऑब्स्करिंग करना। ऑब्स्करिंग करना मतलब एक तरह से इसके ऊपर डोमिनेट कर जाना, इतना ज्यादा डोमिनेट कर जाता है कि ये छुप ही जाता है। स्पिन अलाउड वाले छुप जाते हैं, तो ये तो स्पिन फॉरबिडन है, मर ही जाएगा बिल्कुल, कोई मतलब कोई इसका आमना सामना नहीं है। तो ABC इज योर करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट यहां पर से इसे क्रोमियम कर लेना, ठीक है, क्रोमियम कर लेना इसे। ओके, द एक्सपेरिमेंटल हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ ए कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक वर प्लॉटेड अगेंस्ट एटॉमिक नंबर। कैसे प्लॉट करते हो? यहां पे मैं प्लॉट कर देता हूं थोड़ा सा, यहां पर से एटॉमिक नंबर, ठीक है, और इधर आपका क्या है? हाइड्रेशन एनर्जी प्लॉट की गई, डेल्टा हाइड्रेशन एनर्जी। कैसे होता है? स्टीप मिलनी चाहिए ऐसी लाइन, लेकिन यहां पर CFSE की वजह से 2 हम्प मिलते हैं, हमने पढ़ रखे हैं। ये यहां कैल्शियम +2, यहां मैंगनीज +2 और यहां जिंक +2, ये बनता है, ठीक है। यहां वेनेडियम +2 और यहां पर निकेल +2 का हाईएस्ट 2। अब समझ गए? ओके, उसके बाद है ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट प्रिडिक्ट द हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ ए कोबाल्ट एज दिस। अच्छा, अब ये कह रहा है इनके पास से स्ट्रेट लाइन पास की गई और जो हमारा कैलकुलेटेड एक तरह से निकाला गया वो कोबाल्ट की हाइड्रेशन एनर्जी के लिए बोल रहा है 480 किलो कैलोरी पर मोल,
ठीक है, यहां पर से जो एक तरह से आया हमारे पास थ्योरेटिकल जो आया, तो या कैलकुलेटेड कह लो, कैलकुलेटेड जो है वो कितना आया हाइड्रेशन एनर्जी, कैलकुलेटेड हाइड्रेशन एनर्जी इक्वल टू माइनस 480 किलो कैल पर मोल। ठीक है, ये हमारे पास डेटा गिवन था। फिर द फर्स्ट स्पिन अलाउड ट्रांजिशन इन दिस कॉम्प्लेक्स। ओके, देखिए इसको थोड़ा सा हाइड्रेशन एनर्जी से ही नहीं पूछा, थोड़ा सा एडवांस करके पूछा गया है। क्या कि हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स है वो क्या है, क्रोमियम प्लस 2 है। ठीक है, क्रोमियम प्लस 2 अगर होगा तो यहां पर से क्रोमियम प्लस 2 नहीं, क्रोमियम प्लस 3 करेंगे। एक मिनट, पहले क्या था, कोबाल्ट था, प्लस 2 था, प्लस 2 था तो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये तो 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। नहीं, यहां पर से हमें यहां पर से क्या करना पड़ेगा, इसको भी चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो हमारा आंसर ही नहीं आ पाएगा इस गिवन डेटा से। ठीक है, यहां पर से क्या है, क्रोमियम प्लस 3 है, तो इसका मतलब यहां पर से D3 है, और D3 होता है तो इसे हम क्या कहते हैं, 2 होल सिस्टम कहते हैं। सिस्टम के साथ में ऑक्टाहेड्रल है तो इसे क्या कहते हैं, इनवर्स स्पेक्ट्रा बनेगा। जिनको नहीं पता है तो वो ब्रह्मोस सीरीज का कोऑर्डिनेशन उठा के देख लो, उसमें सिखाया है कैसे होता है। ठीक, अब यहां पर से अगर ये आ गया है तो इनवर्स स्पेक्ट्रा बनाना है, तो हमें पता है इनवर्स में क्या बनेगा। उससे पहले इसका वो निकाल लेते हैं ना, यहां पर से D3 को बना के, तो यहां पर से चाहो तो ऐसे बना लो या स्टीप बना के, क्योंकि कॉम्प्लेक्स है तो आप ऐसे बना सकते हो। 1 2 3 +2 +1 0 -1 -2, तो L की वैल्यू कितनी है, 3। जहां भी 3 होता है तो वहां F, जहां F होता है तो साथ में P। स्पिन मल्टीप्लिसिटी, जितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उससे एक जाता है, तो यहाँ 3/2। स्पिन मल्टीप्लिसिटी इक्वल टू 2s + 1, और वो कितना आ जाएगा, 4। ये इसकी वैल्यू यहां रख दोगे जब। फाइनली यहां पर से हमारे पास सब कुछ आ गया है, यहां पर 4f आ गया है, यहां 4p आ गया है। ग्राउंड स्टेट कुछ ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा, फिर रिपल्सिव स्टेट, और फिर यहां, तो यहां पर से क्या हो जाएगा, 4a2g ऑफ f, 4t2g ऑफ f, 4t1g ऑफ p, सॉरी f, और 4t1g ऑफ p। ठीक है, तो यहां पर से इस ट्रांजिशन की बात की गई है जो कि क्या है, μ1 है। यहां पर से फर्स्ट स्पिन अलाउड ट्रांजिशन ऑफ ए ऑक्टाहेड्रल ऑकर एट 9000 सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये μ1 की वैल्यू कितनी दी गई है, 9000 सेंटीमीटर इनवर्स। और अगर बच्चों आपको याद है, बड़ा बड़ा याद हो, तो जो भी 2 होल ऑक्टाहेड्रल सिस्टम होते हैं इसमें हमारा μ1 किसके बराबर होता है, डेल्टा O के बराबर होता है। अगर यही सिस्टम हमारा 2 इलेक्ट्रॉन और ऑक्टाहेड्रल होता तो फिर μ3 माइनस μ1 जो है वो हमारा डेल्टा O के बराबर होता है, याद रखना। ठीक है, तो यहां पर से हमारे पास जो μ1 है यही डेल्टा O है, तो ये आ जाएगा। तो इसकी वजह से अगर मैं किसकी कैलकुलेशन करूं, एज्यूमिंग हाई स्पिन octahedral complex of a cobalt +2 and taking 1 किलो कैल पर मोल। अच्छा, यहां पर से हमने क्रोमियम को माना है तो क्रोमियम ही मान लेते हैं +3। तो यहां पर से क्या आएगा, क्रोमियम के लिए अगर आप देखोगे तो 1 2 3, तो यहां पर से CFSE निकालोगे तो कितनी आ जाएगी। इस जगह से मैं CFSE यहीं से निकाल देता हूं, इस जगह से CFSE को अगर निकालोगे तो आपको देखने को मिलेगा -1.2 डेल्टा O। अब जरा देखना, अगर CFSE इतनी है तो यहां पर से -1.2, अब डेल्टा O कितना है यहां पर, 9000 सेंटीमीटर इनवर्स, तो यहां पर से इंटू 9000 सेंटीमीटर इनवर्स। तो CFSE इज इक्वल्स टू, कैलकुलेट करके देखो, 9000 इंटू 1.2, ये आ रहा है 10,800 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, लेकिन हम इसको सीधा अपने उस वाले फॉर्मूले में नहीं डाल सकते हैं। कौन से वाले में, ऑब्जर्व्ड हाइड्रेशन एनर्जी इज इक्वल्स टू कैलकुलेटेड हाइड्रेशन एनर्जी प्लस CFSE। वाई, बिकॉज यहां पर से ये वाली हमारी किस में आ रही है, जो यूनिट गिवन है
वो है किलो कैलोरी पर मोल। मतलब ये जो कैलकुलेटेड वाला है किसमें गिवन है, किलो कैलोरी पर मोल। अगर इसमें गिवन है तो फिर हमको अगर इसमें कुछ जोड़ना घटाना है तो किलो कैलोरी पर मोल में ही लाना पड़ेगा। तो इसको किलो कैलोरी पर मोल में कन्वर्ट करने के लिए यहां पर से इसको डिवाइड करेंगे। ये हो गया किलो कैलोरी पर मोल में करने के लिए 350 से डिवाइड करते हैं। देखो यहां मेंशन भी किया गया है। तो इसको अपॉन 350, तो ये आएगा रफली 30.8, ठीक है, किलो कैलोरी पर मोल। तो ये आ गया है। और हमारे पास फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये वाला जो था तो वो था ऑब्जर्व्ड लैटिस एनर्जी 4F और 4P, ठीक है। यहां पर से अब आएगा ऑब्जर्व्ड हाइड्रेशन एनर्जी इक्वल्स टू कैलकुलेटेड हाइड्रेशन एनर्जी प्लस CFSE, ठीक है। तो यहां पर से कैलकुलेटेड हाइड्रेशन एनर्जी कितना आया था, -480, और प्लस में यहां पे कितना है, ये CFSE आ रही है। देखो यहां पर से तो ये माइनस था, माइनस साइन अभी भी मेंटेन रहेगा। उसके बाद यहां पर से जब होगा तो प्लस है, माइनस कर देंगे यहां पर से ओवरऑल। तो ये -30.8 माइनस माइनस प्लस, तो यहां पर से कितना हो जाएगा, प्लस में डाल दोगे इसको अगर 480, तो ये कितना हो जाएगा 510। यहां पर से 510 हो जाएगा ऑब्जर्व्ड हाइड्रेशन एनर्जी, वो भी किसमें, माइनस में। ऑब्जर्व्ड हाइड्रेशन एनर्जी इज इक्वल्स टू -510 किलो कैल पर मोल। ये हमारा आ जाएगा 510 के आसपास है क्या कुछ। देखिए 510 के आसपास कुछ नहीं है, क्योंकि यहां पर से इसके अकॉर्डिंग कुछ गिवन था तो हमें उसको चेंज किया है। तो आप इसे चेंज कर लेना, यहां पर से E 510 कुछ तो है, सही है ना 510, ठीक है। 506 दिखा रहा है यहाँ पे, 510 सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर इनवर्स नहीं, किलो कैल पर मोल, ठीक है। 4 4 8 4 3 12 1 पॉइंट इतना 9000, 9 का इंटू किया तो 9 की यहाँ पर से 2, ठीक है, 9 दूनी 18, ये हो जाएगा, सही हो गया। इसको 350 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, ये हो गया, इसमें ऐड करोगे तो 510, ठीक है। रफली रफली यही है, अगर आप लगाना चाहो तो ये भी लगा सकते हो, उसके अप्रॉक्स में यही सबसे पास में, ठीक है। थोड़ा बहुत कुछ ऊपर नीचे है बस, नथिंग एल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, लैटिस एनर्जी, बिल्कुल वैसा ही सॉल्यूशन है, कुछ भी चेंजेस नहीं है यहाँ पे। द लैटिस एनर्जी ऑफ ए CaCl2, ठीक है, CaCl2 का बताना है, सॉरी CaCl2 नहीं, वही चीज है यहां पर से, एटॉमिक नंबर और लैटिस एनर्जी। यहां पर है Zn+2, Mn+2 और कैल्शियम+2, वेनेडियम+2 एंड यहां पर है निकल+2। इससे अगेंस्ट में फ्रॉम दिस कर्व द लैटिस एनर्जी ऑफ NiCl इज टू बी प्रेडिक्टेड। यहां पर से ऑब्जर्व्ड, यहां पर से द लैटिस एनर्जी ऑफ इज प्रेडिक्टेड टू बी, ठीक है। प्रेडिक्टेड मतलब कैलकुलेटेड जो है, कैलकुलेटेड वाली कितनी है, कैलकुलेटेड लैटिस एनर्जी इज इक्वल्स टू -690 किलो कैल पर मोल, ठीक है भाई, ओके। देन उसके बाद क्या है, इन एब्सेंस ऑफ लिगेंड फिल फॉर ऑक्टाहेड्रल Na+2 इन द क्लोरीन लैटिस द ट्रांजिशन करेस्पॉन्डिंग अप्रोक्सीमेटली टू डेल्टा O, ओके। जो ट्रांजिशन है वो डेल्टा O के बराबर है, ठीक है। एंड इज ऑब्जर्व्ड एट इतना, मतलब सीधा सीधा खुद बोल दिया है इस बार, जो डेल्टा O है वो क्या है 8500 सेंटीमीटर इनवर्स। पिछली बार हमने μ1 और उसके करस्पॉन्डिंग निकाला पिकाला, इस बार कुछ नहीं, उसने डायरेक्ट बोल दिया वो इसके बराबर है ना। कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड लैटिस एनर्जी ऑफ दिस। अब देखो हमें पता है कि यहां पर से क्या होता है, ऑब्जर्व्ड लैटिस एनर्जी इज इक्वल्स टू कैलकुलेटेड लैटिस एनर्जी प्लस CFSE, ठीक है। इसके बेसिस पे अब हमें सबसे पहला क्या निकालना पड़ेगा, CFSE निकालना पड़ेगा। तो Na+2 में क्या होता है D8
और D8 कुछ हम ऐसे फिल करते हैं, हाई स्पिन करो चाहे लो स्पिन करो, दोनों में ही सेम आंसर आएगा। तो यहां पर से CFSE इज इक्वल्स टू -1.2 डेल्टा O इम्प्लाइज -1.2 इंटू डेल्टा O की वैल्यू कितना है 8500 और CFSE इज इक्वल्स टू कितना आएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लोगे यहां पर से 8500 इंटू 1.2 इज इक्वल्स टू 10200 सेंटीमीटर इनवर्स, वो भी निगेटिव में। ठीक है, ये रहा ऐसे। लेकिन अब फिर से वही बात है, सेंटीमीटर इनवर्स में है तो डिवाइड करेंगे 350 से, तो यहां पर से CFSE इज इक्वल्स टू -29.14 सेंटीमीटर, सॉरी किलो कैल पर मोल आएगा, किलो कैल पर मोल। ठीक है, जो कि रफली कितना हो जाता है 30 के आसपास। ये रहा जैसे पिछली बार आया था। उसके बाद यहां पर से क्या दिया गया था, कैलकुलेटेड इतना, तो देखो ये वाला तो दिया था ही, यहां पर से ऑब्जर्व्ड वाला हमें कैलकुलेट करना है। तो लैटिस ये वाला दिया था -690 प्लस, और फिर ये माइनस तो -30 यहां से हो जाएगा। तो ऑब्जर्व्ड लैटिस एनर्जी इज इक्वल्स टू 930 है, तो यहां पर से कितना हो जाएगा -720 किलो कैलोरी पर मोल, किलो कैल पर मोल, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, -720 ये रहा, ऑलमोस्ट लगभग बराबर है। जब आप इसको रखते तो फिर ये लगभग 19 के आसपास आता। ठीक है, क्या समझ में आया? ओके, चलिए, तो इसी तरह के न्यूमेरिकल के क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे। ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स CrCN6 एंड MnH2O CONH3 एंड FeCN का होल 6। ठीक है, 4 कॉम्प्लेक्स हैं, इसमें आपको बताना विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। कंसीडर द फॉलोइंग ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, दिस एंड दिस। ओके ओके, 4 कॉम्प्लेक्सेस हैं, सारे ही ऑक्टाहेड्रल है। यहां पर +3 में है, यहां पर +2 में है, और यहां पे +2 में है, और यहां पे भी +2 में है। लिख लेते हैं, अपने काम में रहेगा। ये है +2, ये है +2, +2 और +3। ठीक है, अब विच ऑफ द फॉलोइंग, CrCN इज ए काइनेटिकली इनर्ट बिकॉज दिस इज एन हैज अ हाई CFSEN। ओके, यस, बिल्कुल सही बात है। जब इनर्ट और लेबाइल आप पढ़ते हो तो आप पढ़ते हो D3 जो है वहां पर एक तो वैकेंसी नहीं है T2G में किसी को अटैक करने के लिए, पहली बात, और दूसरी बात अच्छा खासा CFSE इसकी है, जिसकी वजह से हाईली स्टेबल हो जाता है। D3 एंड D6 लो स्पिन इज वेरी हाईली स्टेबल, हाँ, इनर्ट तरह के। Mn is a labile because Mn +2 is a high spin and D5 and has a 0 CFSE। बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर 0 CFSE हो जाती है, तो स्टेबिलिटी नाम की चीज इसके पास नहीं रहती है ज्यादा, तो ये ज्यादा रिएक्टिव हो जाता है, ये चीज बताई गई है। ठीक है, फिर है इज ए लेबाइल बिकॉज Fe+2 इज ए डाईवेलेंट मेटल आयन। नहीं, यहां पर से आई थिंक ये स्टेटमेंट गलत है, पहले एक बार लिख के देख लेते हैं। यहां पर से अगर हम चेक करेंगे तो ये क्या है, Fe+2 है, Fe+2 है, तो दैट मींस यहां पर से क्या हो जाएगा D6 लो स्पिन। नो 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 नो, ये किसी हिसाब से स्टेटमेंट सही नहीं है। लेबाइल नहीं, हाईली इनर्ट है। हाईली इनर्ट क्यों है, यहां पर से मैक्सिमम CFSE इसी के पास तो होती है, तो हाईली इनर्ट लिख लेना, हाईली इनर्ट। ठीक है, तो ये हो गया है। फिर है काइनेटिक इनर्टनेस डिपेंड ओनली ऑन द थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी कांस्टेंट एंड नॉट ऑन द लिगेंड सब्स्टिट्यूशन रेट। काइनेटिक इनर्टनेस डिपेंड ओनली ऑन द थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी कांस्टेंट एंड नॉट ऑन द लिगेंड सब्स्टिट्यूशन रेट। ये गलत बात है। यहां पर से जब हम बात करते हैं तो क्या है, काइनेटिक इनर्टनेस नॉट ओनली डिपेंड ऑन द थर्मोडायनेमिक बट एंड नॉट लिगेंड सब्स्टिट्यूशन, इट इज काइनेटिक टर्म। ठीक है ना, जैसे ये थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी है, वैसे ही ये काइनेटिक स्टेबिलिटी है। बोथ कंबाइंड गिव्स इनर्टनेस एंड लेबाइलनेस। ओके, आई थिंक यू गॉट इट, सो आंसर इज A एंड B ओनली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ए लेबेलिटी। लेबाइल है या नहीं है, तो उसके बेसिस पे इसे लगाना है। तो देखिए, अभी हम लोगों ने पढ़ रखा है कि ये कैसा है, यहां पर से +2 मतलब यहां पे D5 हाई स्पिन, मतलब बिल्कुल घटिया CFSE होगी। ठीक है, D5 हाई स्पिन, 0 CFSE, कोई स्टेबलाइजेशन ही नहीं है। फिर क्या है, यहां पर से कौन सा हो सकता है, यहां पर से
एन आई वाला अगर है तो ये Mn+2 में था। अब यहां पर से Ni+2 में अगर है तो क्या हो जाएगा, D8 हो जाएगा, और D8 हो जाता है तो इसमें -1.2 डेल्टा ओ की, सॉरी -1 2 3, हाँ इतना, ये इसकी CFSE हो जाती है। ठीक है, उसके बाद फिर यहां पर से क्रोमियम की बारी आती है। क्रोमियम में क्या है, यहां पर से D3 रहता है, और यहां पर से भी -1.2 डेल्टा ओ रहता है, और फाइनली कोबाल्ट in+3 रहेगा अगर, तो ये कैसा हो जाएगा, D6 लो स्पिन हो जाएगा, इसकी वजह से -2.4 डेल्टा ओ रहेगा। ये तो कंफर्म है कि सबसे पीछे होगा, ये लिखोगे मोस्ट लेबाइल, ठीक है, और ये कैसा होगा, लीस्ट लेबाइल, या इसी को कहोगे हाईएस्ट इनर्ट, और ये कैसा हो जाएगा, लीस्ट इनर्ट। हमसे पूछा आई थिंक इनर्टनेस का, किसका, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लेबिलिटी, लेबाइल सबसे ज्यादा कौन होगा, मोस्ट लेबाइल ये, तो यहां पर से मैंगनीज वाला ऑप्शन तो एक ही था, तो बिना सोचे उसी को ही लगा देते, आपका आंसर आ जाता। अब यहां पर से आई थिंक आप कंफ्यूज हुए होंगे, अगर आपके पास थोड़ा सा भी लॉजिक है, दिमाग है, कि सर बोथ हैव -1.2 डेल्टा ओ स्टेबलाइजेशन, -1.2 का स्टेबलाइजेशन, सो व्हाई chromium is more stable than nickel, so why chromium is more stable than nickel, so the simple funda is that here small electronic repulsion happens, ठीक है ना, यहां पर से थोड़ा बहुत जो डी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके बीच में रिपल्सन होगा, जिसके वजह से थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी लूज होगी, जिसकी वजह से ये लेबाइल हो जाएगा एज कंपेयर टू दिस। यहां पर तो कुछ नहीं होगा, यहां पर हो रहा है झगड़ा वगड़ा, थोड़ा बहुत हो रहा है, उसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी कम हो गई, जबकि दोनों की सेम है। एग्जैक्टली सेम तब भी होता है जब आपके पास वेनेडियम है और कोबाल्ट टाइप का स्पीसीज, मतलब जहां पे हाई स्पिन, मतलब जहां पर इलेक्ट्रॉन सेम हो गए, फिर हम इस बेसिस पे निकालते हैं, ठीक है। ओके, यहां पर से थोड़ा सा हमारा किससे रिगार्डिंग है, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा से रिगार्डिंग क्वेश्चन है। फॉर द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स टाइटेनियम H2O का होल 6 3 पॉजिटिव, MnH2O का होल 6 2 पॉजिटिव, CrH2। तो यहां पर से सबसे पहले तो ऑक्सीडेशन स्टेट ही हमें लिख लेते हैं, थोड़ा सा बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। फिर है टाइटेनियम, इस वाले से रिगार्डिंग अगर पूछोगे तो हमें क्या मिलता है, D1 मिलता है, इससे क्या मिलता है, D5 हाई स्पिन मिलता है, और इससे क्या मिलता है, D3 मिलता है, ठीक है। तो सोर्स 1 मेन स्पिन अलाउड DD ट्रांजिशन बिकॉज ऑफ ए D1 आयन। यस, यहां पर से सिर्फ और सिर्फ हमको ऑलमोस्ट एक ही इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, मेन स्पिन अलाउड ट्रांजिशन देखने को मिलती है ड्यू टू D1 इलेक्ट्रॉनिक आयन। MnH2O को होल 6 2 पॉजिटिव शोज ए वेरी वीक DD बैंड्स, बिल्कुल बात है। क्यों वेरी वीक क्यों दिखता है, क्योंकि यहां स्पिन भी फॉरबिडन है और लेपोर्टे भी फॉरबिडन है, वेरी वीक हो जाएगा, बिकॉज हाई स्पिन इज D5 एंड मोस्ट ट्रांजिशन आर स्पिन फॉरबिडन। यस, बिल्कुल सही बात है। फिर CrH2O को होल 6 3 पॉजिटिव इज D3 एंड शोज स्पिन अलाउड ट्रांजिशन फ्रॉम 4A2G2 एक्साइटेड क्वार्टेट स्टेट्स। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको यहां पर क्रोमियम +3 देखना पड़ेगा, मतलब यहां पर से D3 होगा, और D3 देखोगे तो कुछ ऐसे बनेगा 1 2 3। तो यहां पर से क्या निकल के आ रहा है, ये 2 होल सिस्टम है, ऑक्टाहेड्रल है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो स्पेक्ट्रा बनेगा वो क्या बनेगा, इनवर्स बनेगा, ठीक है। लेकिन उसकी ग्राउंड टर्म क्या निकलेगी, तो वो उसके लिए देखने के लिए हमें एल वैल्यू पता होनी चाहिए, कितना आ रही 3, तो इसके करस्पॉन्डिंग F होगा तो P भी होगा। इसकी स्पिन कितनी आ रही है, स्पिन होगी इसकी 3/2, स्पिन मल्टीप्लिसिटी होती है 2s+1, तो यहां पर से 2s की वैल्यू रखोगे तो 2 × 3/2 + 1, यहां पर से कितना हो जाएगा, स्पिन मल्टीप्लिसिटी इक्वल्स टू 4, और वो यहां चिपका दो। अब इनवर्स स्पेक्ट्रा बना है, तो यहां से कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है। 4A2G of F, 4T2G of F, 4T1G of P, 4T1G of P।
यहां पर F होगा ना, 1G ऑफ F, कुछ ऐसा, ठीक है। तो अब यहां से कह रहा है कि ग्राउंड स्टेट, तो देखो ये है ग्राउंड स्टेट, और किसी में भी ट्रांजिशन कराओगे तो ये क्वार्टेट स्टेट्स हैं, 4 4 4, स्पिन मल्टीप्लिसिटी 4 निकली है ना, तो वही बोल रहा है कि ग्राउंड स्टेट इससे क्वार्टेट में हमारी ट्रांजिशंस हो रहे हैं, तो चाहे जिसमें कराओ तो ये भी स्टेटमेंट सही हो जाएगा। ऑल ऑक्टाहेड्रल डीडी ट्रांजिशन आर इंटेंस बिकॉज दे आर लेपोर्टे अलाउड। कितनी गलत बात है, लेपोर्टे अलाउड तो होता ही नहीं है, और दूसरी बात कभी इंटेंस भी नहीं होता है। अगर आप देखोगे तो डीडी वाले कैसे होते हैं, ये डी और ये भी प्योर डी से बनता है, तो लेपोर्टे फॉरबिडन होता है, डेल्टा एल इज इक्वल्स टू 0 क्योंकि आता है, ठीक है। ये स्टेटमेंट जो है गड़बड़ है, ए बी सी इज योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी जल्दी करते हैं इन क्वेश्चंस को। फॉर डीडी ट्रांजिशन इन ए कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। यहां पर है इन सेंट्रोसिमेट्रिक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स डीडी ट्रांजिशन आर लेपोर्टे फॉरबिडन, जस्ट पीछे बताया, बट मे गेन वीक इंटेंसिटी बाय वाइब्रोनिक कपलिंग। मैंने अभी आपको बताया था, आई थिंक कौन से वाले में, एमएन वाले में, मैंगनीज वाले में। देखो यहां पर से दिखाया था पेल पिंक, पहले ही क्वेश्चनों में था, आई थिंक पहले ही क्वेश्चन पे था, ये रहा। यहां पे मैंने बताया था ना, द इंटेंस कलर ऑफ दिस, इंटेंस ना होके मैंने कहा था ना पेल पिंक। ये जो पेल पिंक कलर आ रहा है, आ कैसे रहा है, जब सब कुछ फॉरबिडन है, जब सब कुछ फॉरबिडन है तो फिर हमारा जो वीक कलर आ रहा है वो भी कहां से आ रहा है, वो आता है सिर्फ और सिर्फ वाइब्रोनिक कपलिंग, मतलब वाइब्रेशन वगैरह होते रहते हैं, उसकी वजह से बॉन्ड्स वगैरह जो होते हैं उनमें थोड़ा सा डिस्टॉर्शंस, हल्की फुल्की, जेटीडी वगैरह नहीं, हल्का डिस्टॉर्शन, मतलब कोई चीज घुमाओगे इधर उधर, झूला टाइप का झुलाओगे, वाइब्रेशंस दोगे तो कुछ बहुत डिस्टॉर्शंस आएगा। उन्हीं डिस्टॉर्शंस के बीच में जल्दी से ट्रांजिशन छोटी बहुत हो जाती है, थोड़ी बहुत होती है, उन्हीं की वजह से वीक इंटेंसिटी वाले हमको कलर देखने को मिल जाते हैं। फिर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस जनरली शोज मोर इंटेंस डीडी बैंड देन ऑक्टाहेड्रल बिकॉज टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री लैक ए सेंटर ऑफ सिमेट्री। यस, ये भी एक रीजन है। और दूसरा रीजन ये है कि जब हम बात करते हैं टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री की, तो यहां पर से ये डी और ये ऑर्बिटल पीडी मिक्स्ड ऑर्बिटल होती है, तो जो ट्रांजिशन होता है वो डेल्टा एल इज डज नॉट इक्वल्स टू 0 होता है, तो इसे हम लेपोर्टे पार्टली अलाउड बोलते हैं इन केस ऑफ टेट्राहेड्रल, व्हाइल इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल ये प्योर डी, ये भी प्योर डी, तो लेपोर्टे फॉरबिडन होता है, ठीक है। फिर स्पिन फॉरबिडन ट्रांजिशंस आर यूजुअली वीकर देन स्पिन अलाउड ट्रांजिशन। कितनी सही बात बोल रहा है भाई, सही बात है ना, अगर फॉरबिडन होगा तो वो नहीं होगा, और अलाउड होगा तो ज्यादा होगा, इंटेंस होगा। फिर द इंटेंस पर्पल कलर ऑफ ए MnO4 नेगेटिव इज ड्यू टू ए नॉर्मल डीडी ट्रांजिशन। कितनी गड़बड़ बात है, नॉर्मल डीडी ट्रांजिशन नेवर पॉसिबल, पॉसिबल ही नहीं है, मतलब चांस वांस थोड़ा पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज D0 इलेक्ट्रॉन्स, जब इलेक्ट्रॉन ही D0 है तो सारी कहानी खत्म हो जाती है। आंसर ए बी सी मींस ऑप्शन नंबर सी आपको टिक लगाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, यहां पर से बोला गया है वेरी गुड, रेडॉक्स रिएक्शन से रिगार्डिंग क्वेश्चन है। जो अभी हमने क्वेश्चन किया था पहले वही क्वेश्चन है, बस बहुत लिटिल बिट क्वेश्चन की स्टेटमेंट को चेंज की गई है। रेडॉक्स रिएक्शन इसके और इसके बीच में की गई है। द रिएक्शन प्रोसीड थ्रू एन इनर स्फीयर मैकेनिज्म, तो कैसे पता चलेगा भाई, ये वाला अगर आप कैलकुलेट करोगे तो देखोगे ये इनर्ट है और ये वाला जो हमारा है लेबाइल है, और हमें एटलीस्ट एक लेबाइल चाहिए तो वो मिल गया। दूसरा क्या है, ब्रिजिंग में का एक लिगेंड होना चाहिए जो कि यहां पर ब्रिजिंग भी है, और अगर ब्रिजिंग लिगेंड है तो फिर ये ISM होगा जो कि यहां से पॉसिबल है। द कोऑर्डिनेटेड क्लोरीन लिगेंड कैन एक्ट एज ए ब्रिज्ड between both of them. Yes, formation of CR this after reaction support ligand transfer, बिल्कुल अभी मैंने समझाया था कि ये बना है, इसका मतलब 101% कहीं ना कहीं ब्रिजिंग हुई होगी, ब्रिजिंग के बाद इसने खींच लिया होगा, दूसरे का लिगेंड खींच लिया है, सोचो, ठीक है। तो इनर स्फीयर रेडॉक्स रिएक्शंस नेवर रिक्वायर ए ब्रिजिंग लिगेंड बिटवीन द टू मेटल। देखो कितनी गलत बात बोल रहा है। सो वंस अगेन ए बी सी इज योर ओनली आंसर एंड द ओनली करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है, फॉर द रेडॉक्स रिएक्शन बिटवीन FeCN6 एंड CONH3 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो ISM है क्या, देखो यहां पर से +2 है,
लेकिन लिगेंड कैसे, हाँ D6 है लेकिन स्ट्रांग होने की वजह से क्या हो जाएगा, लो स्पिन, और लो स्पिन वाला कैसा होता है, इनर्ट, ये तो पता था। फिर यहां पर से क्या है, कोबाल्ट +3 है, मतलब यहां पर से क्या हो गया, D6 लो स्पिन होगा, वाटर के अमोनिया के साथ में है, तो ये भी कैसा हो गया, इनर्ट। और जब भी दोनों इनर्ट हो जाएं, ISM never happen, because for ISM we must require at least one labile configuration, at least one labile configuration। तो उसकी वजह से यहां पर हमें देखने को मिलेगा कि क्या होगा, यहां पर से लिख लेना, इन दोनों को देख के लिख देना ISM नॉट पॉसिबल। अगर ISM नहीं होगा तो फिर कौन सी मैकेनिज्म होगी, अगली बचती है OSM। तो फिर द रिएक्शन कैन प्रोसीड बाय ए आउटर स्फीयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मैकेनिज्म बिकॉज बोथ कॉम्प्लेक्सेस आर सब्स्टिट्यूशन इनर्ट। ठीक है, फिर नो डायरेक्ट लिगेंड ब्रिज इज रिक्वायर्ड बिटवीन Fe एंड CO ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, बिल्कुल सही बात है, बिकॉज इन ISM वी रिक्वायर ए ब्रिज, बट इन दिस यहां पर ब्रिज की जगह क्या हो जाएगा, टनलिंग, है ना, टनलिंग, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर थ्रू टनलिंग, ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन, या ये कह लो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर वाया टनलिंग। फिर है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर अकर विदाउट ब्रेकिंग द प्राइमरी कोऑर्डिनेशन स्फीयर ऑफ द कॉम्प्लेक्स। यस, यहां पर से क्या होता है, ये जो आपको दिख रहा है, यहां पर से लिखोगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, तो कैसे होगा, देखो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जैसे ही करोगे तो देखो ये +3 में, ये +2 में, तो ये क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा, और सिर्फ यहां पर से 6 और 3 निगेटिव में कन्वर्ट होगा, प्लस CO NH3 का होल 6, ओके, +2 में, उल्टा मैंने एरो बना दिया, ठीक है, यहां पर से ये जो है ठीक, ये इसको इधर से देगा, +2 वाला है ना, तो जैसे ही देगा तो FeCN का होल 6 +3 में, सॉरी -3 में आ जाएगा, और प्लस कोबाल्ट NH3 होल 6 और +2 में आ जाए। ठीक है, तो मेटल यहां से +2 में आ गया, यहां से +3 में आ गया, एंड नो चेंज इन लिगेंड एंड लाइक दैट, मतलब कुछ भी चेंज नहीं होगा। फिर आउटर स्फीयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मस्ट ऑलवेज इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ ए लिगेंड फ्रॉम रिडक्टेंट टू ऑक्सीडेंट, नेवर, नॉट ऑलवेज, यहां पे लिख लेना नेवर, नेवर, नेवर ट्रांसफर। आज के ही क्लास में पहले भी लिखा रखा है, ABC इज योर करेक्ट आंसर, देख लीजिए यहां पर बता दिया था। यहां पर देख लो, लिखा होगा कहीं, हाँ, इन OSM एटम और लिगेंड ट्रांसफर नेवर हैपेंस, और इसमें मे ट्रांसफर, ठीक है ना, इसमें मे ट्रांसफर और उसमें नेवर हैपन, फॉर श्योर उसमें तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स ऑफ ए प्लैटिनम इज ट्रीटेड फर्स्ट विद एन अमोनिया ट्रांस स्पेक्टेटर लिगेंड सीरीज, आपको थोड़ी बहुत याद होनी चाहिए, आपको पता होता है यहां पर PtCl4 है। देखिए मैं निगेटिव चार्ज को मेंशन नहीं कर रहा हूं इसके ऊपर ऐसे करके, वो कॉम्प्लिकेटेड पड़ता है बस, और कुछ नहीं ना। यहां पर से ये हो गया, जैसे ही अमोनिया से ट्रीट करोगे तो क्या होगा, रिप्लेसमेंट होगा एक Cl का, क्योंकि अभी सिमेट्रिक है तो कहीं का भी निकाल दो आइडेंटिकल प्रोडक्ट दिखेगा, कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, कहीं का भी निकाल दो भाई अभी। फिर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है, ये कह रहा है कि इन द फर्स्ट स्टेप, ठीक है, हाँ, एंड देन विद NO2, अब यहां पर हमको क्या करना है, NO2 से, तो जैसे ही NO2 की बारी आएगी तो अब आएगी सिलेक्टिविटी, पहले में तो कहीं भी लगा दो, अब आएगी सिलेक्टिविटी। तो देखो बेटा, जो ट्रांस इफेक्ट का सीरीज है, ट्रांस इफेक्ट का सीरीज है CO और बहुत सारे हाइड्राइड, और ये वो सब है, फिर CP नो OH और फिर ये वाटर। ठीक है,
थोड़ा सा कुछ ऐसे होता है। तो यहां पर से अमोनिया और सीएल हमारे उसमें है, तो ये रहा अमोनिया और ये रहा सीएल। किसका ज्यादा है? सीएल का ज्यादा है। और अगर सीएल का ज्यादा है तो सीएल के ट्रांस वाला निकलेगा ना, तो कौन निकलेगा? ये निकलेगा इसकी वजह से, और यहां से पीटी, और यहां पर से आएगा NO2, यहां पर से Cl, और यहां पर से NH3। अमोनिया से ज्यादा होता ना, हाँ ये हो गया CP9, तो यहां पर से ये बन जाएगा। ठीक है, फिर यहां पर से क्या बोला गया था? इन द फर्स्ट स्टेप अमोनिया रिप्लेसेस 1 क्लोरीन टू गिव दिस कॉम्प्लेक्स NH3 नेगेटिव। हाँ बिल्कुल सही, यहां पर से चार्ज में मेंशन नहीं किया हूं इसलिए ऐसा है, यहां पर से तो ये न्यूट्रल ही हो जाएगा। ठीक है, फिर है इन द सेकेंड स्टेप NO2 नेगेटिव इंटर प्रेफरेंसली ट्रांस टू अमोनिया, प्रेफरेंसली ट्रांस टू अमोनिया बिकॉज अमोनिया हैज ए स्ट्रॉन्गर ट्रांस इफेक्ट देन Cl। बिल्कुल गलत बात है, यहां पर कहा किसका ट्रांस इफेक्ट ज्यादा है? Cl का। फिर सिंस क्लोरीन हैज ए स्ट्रॉन्गर ट्रांस इफेक्ट देन अमोनिया, द इनकमिंग NO2 प्रेफरेंसली रिप्लेसेस ए क्लोरीन ट्रांस टू Cl नेगेटिव। ये कह रहा है कि यहां पर से, अच्छा एक मिनट, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है यहां पर। सारे हमको क्या करने चाहिए थे? शिट यार, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। प्रोडक्ट जो कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं वो सही है। यहां पर से क्या होगा, मान लीजिए ये NH3 है, Cl है ना, और जब ये NO2 आएगा तो क्योंकि हमारा पावर सबसे ज्यादा किसका है? Cl का हमारा पावरफुल है। और अगर हम कहोगे नहीं सर इसके अपोजिट लगा दो, आप कहोगे सर इसके अपोजिट लगा दो NO2, तो फिर इस प्रोसेस का करने का फायदा ही क्या हुआ? तो हमारे पास किसका, इन दोनों में से किसी एक Cl को हटाएंगे हम यहां पर से। ठीक है ना, ये लीजिए, और यहां पर से क्या होगा? NH3 ही रहेगा, सॉरी यहां पर से Cl रहेगा। सुनो एक बार फिर से बता देता हूं, ये हमारे पास 2 निगेटिव का प्रेजेंट था, अमोनिया डाला तो कहीं भी एक जगह डाल दो कोई दिक्कत नहीं, तो मैंने यहां डाला। अब Cl और अमोनिया में किसका ज्यादा है? Cl का ज्यादा है, तो Cl के ही ट्रांस में जाएगा। अगर इस वाले Cl के ट्रांस में NO2 चला गया इसे हटा के, तो फिर ये वाला स्टेप हमने किया ही क्यों किया? सीधा भैया इसके ऊपर NO2 डाल दोगे तो क्या बनेगा? किसी भी एक जगह NO2 चिपका दो, वही आप यहां पे करने जा रहे हो। तो आप इसके करस्पॉन्डिंग, इसका ट्रांस इफेक्ट ज्यादा, लेकिन इसे नहीं हटाओगे। 1000 मॉलिक्यूल होंगे, मैं मानता हूं 100 मॉलिक्यूल होंगे, तो 100 में से 90 मॉलिक्यूल में ये बाहर जाएगा, मैं मानता हूं, लेकिन हम उसे कंसीडर ही नहीं करेंगे क्योंकि वो तो सॉल्यूशन में बार बार 10 बचेगा ऐसा, जो कि कहां से बाहर जाएगा? इन 2 Cl में से कोई बाहर जाएगा। अगर ये एक्चुअली में इसका ट्रांस इफेक्ट कम है तो धक्का मार के बाहर कर देगा, 90 मॉलिक्यूल में इसी को बाहर करेगा, NO2 यहां लगेगा। लेकिन 10 मॉलिक्यूल ऐसे जरूर होंगे जिसमें से ये वाला बाहर जाएगा और इसके ट्रांस से निकलेगा ये ऐसे। ठीक है, सो सिंस क्लोरीन हैज ए स्ट्रॉन्गर ट्रांस इफेक्ट देन अमोनिया, द इनकमिंग NO2 प्रेफरेंसली रिप्लेसेस ए क्लोरीन ट्रांस टू क्लोरीन। ओके, सो ये स्टेटमेंट सही है। द मेजर प्रोडक्ट आफ्टर सेकेंड सब्स्टिट्यूशन इज PtCl2, दिस NH3 NO2 and negative with ammonia and NO2 cis, ammonia and NO2 cis to each other। क्या ये सही स्टेटमेंट है? तो आंसर होगा यस यहां पर से। और एक चीज है यहां पर से, ये सही है, NO2 नेगेटिव आ जाएगा। हाँ सही है सब, ठीक है ना, तो ये स्टेटमेंट सही है, तो ABD इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट करते हैं, 10 मिनट में सब कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फॉर स्क्वायर प्लेनर प्लैटिनम कॉम्प्लेक्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द ट्रांस इफेक्ट इज ए काइनेटिक इफेक्ट that influences the rate and position of a substitution in a square planar complex। yes, ये क्या है? काइनेटिक प्रोसेस होती है, काइनेटिक फेनोमेना है। स्ट्रॉन्ग पाई एक्सेप्टर लिगेंड सच एज CO C2H4 जनरली ए सोर्स स्ट्रॉन्ग ट्रांस इफेक्ट। ये भी सही बात है, बिकॉज जो हमारे पास ट्रांस इफेक्ट होता है, ट्रांस इफेक्ट इज ए कलेक्शन ऑफ ए 2 इफेक्ट। क्या? एक होता है ग्राउंड स्टेट इफेक्ट, दूसरा होता है ट्रांजिशन स्टेट इफेक्ट। जो ग्राउंड स्टेट इफेक्ट होता है वो किसका होता है? ये होता है ग्राउंड स्टेट इफेक्ट होता है सिग्मा डोनर ओनली लिगेंड जो होते हैं, और ट्रांजिशन स्टेट इफेक्ट में कौन डोमिनेट करता है? पाई एक्सेप्टर। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज, फॉर दिस
ग्राउंड स्टेट इफेक्ट। ये कैसा होता है, माइनर इफेक्ट होता है, और ये कैसा होता है, मेजर इफेक्ट होता है ना। इसीलिए जो पाई एक्सेप्टर वाले हैं उनका ट्रांस इफेक्ट ज्यादा अच्छा माना जाता है या होता है। ठीक है, फिर द ट्रांस इफेक्ट ऑर्डर इज जनरली अमोनिया Cl CN CO। ओहो पागल हो गया है, तो CO CN Cl और NH3 ये होगा। A ligand with a strong trans effect labelize the ligand present trans to it, making that position more susceptible to substitution। yes, इसी को ही तो ट्रांस इफेक्ट कहते हैं। ABD is your correct answer, answer number 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के एकदम डायरेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन है। फॉर 2 octahedral complexes the Raka parameter B dash values are given। 2 के लिए यहां पर वैल्यूज गिवन है। फिर उसके पूछ रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, लोअर वैल्यू ऑफ बी डैश इंडिकेट ग्रेटर मेटल लिगेंड कोवेलेंसी। ये बी डैश होता क्या है, देखो एक जब हमारे पास मेटल है, ये इसका फ्री आयन है, इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत है, इसका डी सबसेल है, तो यहां पर रिपल्सन होता है। ठीक है, ये क्या है, रिपल्सन है। इसको मेजर करने के लिए क्या बना है, राका पैरामीटर। ठीक है, राका पैरामीटर इसको मेजर करता है। तो मोर रिपल्सन मोर राका पैरामीटर। अब होगा क्या, जैसे ही इसमें आप क्या करते हो, किसी एक लिगेंड को ले आते हो, कोवेलेंसी बढ़ाते हो, और यहां पर से ये क्या हो जाता है, इसका एक्सपेंशन हो जाएगा। मतलब जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहले इतने में रहती थी, रिपल्सन होता था, अब वहां पे उसको बड़ी सी लोब मिल गई ऑर्बिटल आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन वगैरह कोवेलेंसी की वजह से, जिसकी वजह से अब वो रिपल्सन कम हो गया। सो जैसे ही यहां पर से देखोगे तो रिपल्सन कैसा होगा, रिपल्सन डिक्रीजेस। तो रिपल्सन डिक्रीजेस हुआ तो राका पैरामीटर ऑल्सो डिक्रीजेस। ठीक है, और हुआ किसकी वजह से है, कोवेलेंसी इंक्रीज हुई है, जो कोवेलेंसी इंक्रीज हुई इसकी वजह से। तो लोअर वैल्यू ऑफ बी डैश, राका पैरामीटर को किससे डिफाइन करते हो, बी से। तो लोअर वैल्यू ऑफ बी इंडिकेट ग्रेटर मेटल लिगेंड कोवेलेंसी। अगर ये बहुत ज्यादा हो जाएगी तो रिपल्सन कम होगा, राका पैरामीटर कम हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ये बहुत कम रह जाएगी, जैसे फ्री आयन में है, तो रिपल्सन बहुत ज्यादा होगा, तो राका पैरामीटर ज्यादा हो जाएगा। तो स्टेटमेंट सही है। फिर है CrNH3 का होल 6 3 पॉजिटिव शोज अ ग्रेटर नेफ्लोक्सोटिक इफेक्ट देन CrF6 3 निगेटिव। देखो ये यहां पर से सब कुछ सेम है, क्रोमियम इन +3 है, क्रोमियम इन +3 है, यहां पर से क्रोमियम के साथ फ्लोरीन जुड़ा हुआ है, यहां क्रोमियम के साथ अमोनिया जुड़ा हुआ है। अब बताओ यहां पर से ये कैसा होगा, आयोनिक होगा, और ये कैसा होगा, एज कंपेयर टू फ्लोरीन ये कोवेलेंट होगा। अगर ये कोवेलेंट है तो हमारे पास, हमें पता है क्या है, नेफ्लोक्सोटिक इफेक्ट। नेफ्लोक्सोटिक इफेक्ट क्या है एक्चुअली में, ये हो गया, ये नेफ्लोक्सोटिक इफेक्ट क्या होता है, एक्सपेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। ठीक है, अब ये जो कोवेलेंसी होती है, इसमें नेफ्लोक्सोटिक इफेक्ट ज्यादा होता है। जब जितना ज्यादा एक्सपेंशन हो रहा ना, तो हम कहेंगे उतना ज्यादा नेफ्लोक्सोटिक इफेक्ट हो रहा है। नेफ्लोक्सोटिक इफेक्ट क्या है, डायरेक्टली एक वर्ड कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड कितना डिस्पर्स हो रहा है, रिपल्सन कम हो रहा है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि राका पैरामीटर
और नेफ्लोक्जोटिक इफेक्ट एक दूसरे के इनवर्स हैं। भाई सिंपल सी बात है, क्लाउड एक्सपेंशन होगा तो नेफ्लोक्जोटिक इफेक्ट तो बढ़ेगा, लेकिन रिपल्सन कम होगा। ये भी लिख सकते हो कि जो नेफ्लोक्जोटिक इफेक्ट है वो राका पैरामीटर से, ठीक है, इनवर्स रिलेशन रखता है। भाई ये जब बढ़ेगा मींस क्या है, कोवैलेंसी जो है इंक्रीज होगी, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये यहां पर से डिक्रीज होगा। भाई रिपल्सन डिक्रीज होगा ना, ये क्यों डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि यहां पर लिख लो रिपल्सन डिक्रीज हो रहा है, बिकॉज रिपल्सन डिक्रीज करेगा, समझ गए। तो उसकी वजह से ये कह रहा है दिस शोज ग्रेटर नेफ्लोक्जोटिक इफेक्ट। यस, कोवेलेंट अगर होगा तो नेफ्लोक्जोटिक इफेक्ट ज्यादा ही होगा। अगर आयनिक होगा तो फिर क्लाउड एक्सपेंशन कम होगा, और अगर क्लाउड एक्सपेंशन कम होगा तो फिर नेफ्लोक्जोटिक इफेक्ट कम होगा, डेफिनेटली कम होगा। प्लीज याद रखना, एक अभी डेफिनेशन आएगी नेफ्लोक्जोटिक पैरामीटर, प्लीज कंफ्यूज मत होना, हर चीज को एक जगह बढ़िया से लिखना कि राका पैरामीटर क्या होता है, कितना ज्यादा रिपल्सन हो रहा है, धक्का मुक्की हो रही है, उसको मेजर करने के लिए एक यूनिट टाइप की बनी, उसे बी से बोलते हैं। ये नेफ्लोक्जोटिक इफेक्ट क्या होता है, किसी भी जगह पे अगर कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है उसकी वजह से कितना एक्सपेंशन, कितना सरफेस एरिया मिल रहा है मेटल लिगेंड्स के बीच में इलेक्ट्रॉन्स को घूमने के लिए, उसे नेफ्लोक्जोटिक इफेक्ट कहेंगे। अब हमें पता है, बचपन से पढ़ के आए, व्हाट इज कोवेलेंट बॉन्ड। सो ऑर्बिटल के ओवरलैप होने से बनने वाले बॉन्ड्स को हम कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं, और मेटल के ऑर्बिटल और अब शेयरिंग से जो बनते इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनते हैं वो हमारे कोवेलेंट बॉन्ड है। तो जितना ज्यादा ऑर्बिटल एरिया जुड़ेगा, जितना एरिया मिलेगा, तो मेटल के इलेक्ट्रॉन उतना फ्रीली इधर उधर मूव करेंगे ना, तो रिपल्सन होगा नहीं, तो उससे राका पैरामीटर कम होगा। लेकिन जो सरफेस एरिया, क्लाउड एक्सपेंशन, नेफ्लोक्जोटिक इफेक्ट क्या होता है, एक्सपेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड, कितना घूम सकते हैं, कितनी जगह मिलेगी, वो बोलते हैं। तो यहां पर से ये बात बिल्कुल सही लिखी गई है। नेफ्लोक्जोटिक इफेक्ट मींस एक्सपेंशन ऑफ, ओहो ये देखो लिखा हुआ है, प्लीज रिमेंबर नेफ्लोक्जोटिक इफेक्ट की ये डेफिनेशन है, लर्न, प्लीज लर्न, क्लाउड ड्यू टू इलेक्ट्रॉन क्लाउड ड्यू टू कोवेलेंट इंटरमोलिकुलर एक सेकेंड, ठीक है, ड्यू टू कोवेलेंट इंटरैक्शन विद ए लिगेंड। भाई वो स्पेस ज्यादा देगा तो ज्यादा एरिया मिलेगा, और वो सारी चीजें वही हुई जो मैंने एक्सप्लेन की हैं। तो स्टेटमेंट बिल्कुल सत्य है, इसमें कोई डाउट नहीं। फिर है हाईली आयनिक लिगेंड ऑलवेज डिक्रीजेस बी डैश मोर स्ट्रांगली देन ए कोवेलेंट लिगेंड। अब इसको समझो क्या है, ए हाईली आयनिक लिगेंड, जैसे मान लीजिए सपोज फ्लोरीन है, ये क्या करेगा, डिक्रीजेस बी, ये क्या डिक्रीज करेगा बी को। भाई आप बताओ बी को कौन डिक्रीज कर सकता है, यहां पर से बी को डिक्रीज करने का मतलब है बेटा रिपल्सन को डिक्रीज करना। और रिपल्सन को कौन डिक्रीज करता है, रिपल्सन को तो कोवेलेंट वाले डिक्रीज करेंगे, ये तो आयनिक है, हमें आयोडाइड चाहिए। अगर रिपल्सन कम करना है तो यहां पे आयोडाइड लाओ, आयोडाइड लाओगे तो बहुत बड़ी ओवरलैपिंग वगैरह होगी, और हमारे इस इलेक्ट्रॉन को घूमने के लिए बहुत सारी स्पेस मिलेगी, जिसकी वजह से नेफ्लोक्जोटिक इफेक्ट तो बढ़ जाएगा, आयोडाइड से नेफ्लोक्जोटिक इफेक्ट तो बढ़ जाएगा, घूमने का एरिया, लेकिन रिपल्सन कम हो जाएगा, जिसकी वजह से बी कम हो जाएगा। तो ये क्या लिखा है, ए हाईली आयनिक लिगेंड ऑलवेज डिक्रीजेस बी नॉट, नो, ये इंक्रीज करेगा, डिक्रीज की जगह ये इंक्रीज करेगा, याद रखना, ठीक है, क्योंकि वहां रिपल्सन इंक्रीज हो जाएगा वगैरह वगैरह। आंसर वंस अगेन ए बी एंड सी इज योर आंसर, आंसर नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन बता दीजिए, अ राका पैरामीटर बी फॉर ए फ्री क्रोमियम आयन इज 920, ठीक है, ये जो है बी राका पैरामीटर है, ये किसका है, फ्री आयन, बी की वैल्यू कितनी दी गई है, 920 सेंटीमीटर इनवर्स, इन एन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ऑफ ए क्रोमियम 3 द ऑब्जर्व्ड राका पैरामीटर इज बी, मींस क्या है, ये तो फ्री आयन की है, और फिर कॉम्प्लेक्स की बी की वैल्यू कितनी गिवन है, वो गिवन है बेटा 736 सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। फिर कैलकुलेट द नेफ्लोक्जोटिक पैरामीटर बीटा, ये नई फिनोमेना आ गया भाई, ये देखो
अब ये कह रहा है नेफ्लेक्सोटिक पैरामीटर क्या होता है, ठीक है, एंड परसेंटेज रिडक्शन इन द इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। हम तो कह रहे हैं रिपल्सन डिक्रीज होता है, कितना डिक्रीज होता है वो परसेंटेज में बताओ। चलिए आइए यहां पर से लिखते हैं नेफ्लेक्सोटिक पैरामीटर। ये क्या होता है, नेफ्लेक्सोटिक पैरामीटर को कैलकुलेट करते हैं, यहां पे बोलते हैं बी ऑफ फ्री आयन, सॉरी बी ऑफ कॉम्प्लेक्स अपॉन बी ऑफ फ्री आयन। अब ये तो इतना तो आपको अकल होनी चाहिए कि फ्री आयन में ऑलवेज ज्यादा रिपल्सन होगा। अगर फ्लोरीन बहुत आयनिक है वो फिर भी अगर बॉन्ड का कुछ तो 2-4% उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर होता, फैजान रूल पढ़ा है ना कि 100% आयनिक कुछ नहीं होता, 2-4-5% तो कैरेक्टर होता ही है कोवेलेंट। तो वो कोवेलेंट कैरेक्टर लगे अगर लेके मेटल के पास आएगा तो उसका क्या होगा, थोड़ा बहुत रिपल्सन तो डाउन होता है। इसीलिए बी कॉम्प्लेक्स हमेशा थोड़ा सा डिक्रीज्ड रहता है। बी क्या है, राका पैरामीटर, रिपल्सन कम तो इसकी वैल्यू कम, ये हमेशा बड़ा रहेगा। इसीलिए जो न्यूक्लियोफिलिक पैरासीटामर है ना, पैरामीटर है, ये ऑलवेज, ये बीटा से डिफाइन करते हैं इसको हम, बीटा से, ये ऑलवेज लेस देन 1, एक से छोटा ही रहेगा। क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू ज्यादा हो जाएगी तो डिवाइड कर देगा। चलिए यहां पर से हम अपनी ये वैल्यू रख देते हैं, यहां पर से आ जाएगा कॉम्प्लेक्स के लिए 736 अपॉन 920, डिवाइड करके देखो जरा कितना आएगा, 736 अपॉन 920, ये आ रहा है बेटा 0.8, यहां पर बीटा इक्वल्स टू 0.8, ठीक है। अब यहां पर से न्यूक्लियोफिली सॉरी नेफ्लेक्सोटिक पैरामीटर, नेफ्लेक्सोटिक पैरामीटर जो है ये तो हमने निकाल लिया, इसकी वैल्यू आ गई। अब रिडक्शन बताओ, तो मैक्सिमम हमारा रिपल्सन कितना होता है, मैक्सिमम रिपल्सन जो हो सकता है वो 1 होगा, मैक्सिमम मतलब जो फ्री आयन में होगा उसको हम 1 कंसीडर करते हैं। तो यहां पर से रिडक्शन कितना हुआ है वो हमें देखना पड़ेगा, तो 1 माइनस 0.8, क्योंकि परसेंटेज पूछ रहा है तो 100 कर दो, तो बीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस 0.8 मीन 0.2, 0.2 आ जाएगा यहां पर से, और इंटू 100 कर दोगे तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, यहां पर से 20% रिडक्शन, रिपल्सन रिडक्शन इज इक्वल्स टू 20%, ठीक है। तो यहां पर से बी वैल्यू एक ही में ऐसे पॉसिबल थी जो कि क्या थी, 0। देखो ज्यादा वालों को तो मार डालो बिल्कुल, ये वाला ज्यादा वाला था तो इसको तो मार ही दो, खत्म ही कर दो बिल्कुल, कभी पॉसिबल ही नहीं हो सकता है। और यहां पर से कैसा आ जाएगा, 20% आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। और हाँ ये भी चीज है, नेफ्लेक्सोटिक इफेक्ट एंड नेफ्लेक्सोटिक पैरामीटर एक दूसरे के इनवर्स रिलेशन है, याद रखना, ठीक है। नेफ्लेक्सोटिक इफेक्ट किसका ज्यादा होता है, अभी हम लोगों ने पढ़ा ना, ज्यादा किसका होता है, जैसे आयोडाइड, फिर ब्रोमाइड, फिर क्लोराइड और फिर फ्लोराइड। ऐसा क्यों, क्योंकि हमें पता है ये कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा रखेगा, और नेफ्लेक्सोटिक इफेक्ट का मतलब क्या है, एक्सपेंशन। तो मेटल जब आयोडाइड के साथ बॉन्ड बनाएगा तो उसको ज्यादा घूमने की जगह मिलेगी, मतलब नेफ्लेक्सोटिक इफेक्ट ज्यादा होगा। बट साइमल्टेनियसली राका पैरामीटर जो है वो कम हो जाएगा, मतलब रिपल्सन कम हो रहा ना, तो राका पैरामीटर डिक्रीज होगा, वैसे ही नेफ्लेक्सोटिक पैरामीटर भी डिक्रीज होगा। कैसे, ध्यान से सुनो, ये तो फिक्स है ना बेटा, ये तो फिक्स है, ये इसकी वैल्यू 100, 200, 400 जो भी होगी फ्री आयन के लिए फिक्स है। लेकिन अगर एक बार आयोडाइड लगाओगे तो राका पैरामीटर कैसा हो रहा है, रिपल्सन घट रहा है ना, तो राका पैरामीटर मतलब बी लेस होगा किसके लिए, आयोडीन के लिए, बी मोर होगा किसके लिए, फ्लोरीन के लिए। तो जब हम आयोडीन के लिए रखेंगे आई, तो ये कैसा होगा, लेस, और इसके लिए रखेंगे तो ये होगा मोर। तो देखो अब जब यहां पे ये चीज मोर होगी, ज्यादा होगी, तो ये वैल्यू भी क्या होगी, ज्यादा होगी। ध्यान से सुनना, ये चीज अगर आप बढ़ा रहे हो तो ये बढ़ेगी ना, और ये घटा रहे हो तो ये घटेगी। तो जब आयोडीन या आयोडाइड जैसे लिगेंड्स होंगे तब ये इसकी वैल्यू कम आएगी,
लेकिन जब फ्लोरीन लाओगे तो इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। तो ध्यान से समझना कि फ्लोरीन के लिए क्या है, अगर फ्लोरीन के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो नेफ्लोक्सोटिक इफेक्ट इसका कैसा है, डिक्रीज्ड है। इसका नेफ्लोक्सोटिक इफेक्ट अभी हमने पढ़ा ना, एक्सपेंशन ज्यादा नहीं करता है, लेकिन इसके करस्पॉन्डिंग राका पैरामीटर, क्योंकि रिपल्सन ज्यादा होगा तो इसकी बी राका पैरामीटर ज्यादा होगा, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी पैरामीटर भी ज्यादा होगा। तो यहां पर से ये आ जाएगा, ठीक है। हाँ, तो मैं क्या बता रहा था, अगर आपसे कोई पूछेगा कि नेफ्लोक्सोटिक आयोडाइड है, ब्रोमाइड है, क्लोराइड है और फ्लोराइड, ठीक है, ये है, तो ये क्या है, पहली बात यहां पर से किसका ऑर्डर है, ये है नेफ्लोक्सोटिक इफेक्ट का ऑर्डर, और न्यूक्लियोफिलिसिटी पैरामीटर और राका पैरामीटर का अगर ऑर्डर देखोगे तो बेटा जस्ट रिवर्स हो जाएगा, वाई वाई वाई। अब ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर से पूरा ये वाला पार्ट आपका कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। आई थिंक ये समझ में भी आ गया होगा। अब इससे ज्यादा समझाने का कोई लॉजिक बनता नहीं। बस एक चीज याद रखा करना कि राका पैरामीटर मेजर रिपल्सन मेजर करता है, और ये क्या करता है, हाउ मच इलेक्ट्रॉन गेट स्पेस या स्पेस फॉर डीलोकेलाइजेशन, ठीक है, बस हो जाएगा भाई। आयोडाइड के साथ में अगर मेटल का कॉम्प्लेक्स बनेगा तो ज्यादा स्पेस मिलेगी, ज्यादा कोवेलेंट वगैरह जो भी है सब कुछ है, ठीक है, ये आप समझ सकते हो, ठीक है, आई थिंक समझ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, चलिए यहां पर से जल्दी से इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहां पर से क्या है, CrF3 इतना 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 इतना, ओके। देखो भाई, अब यहां पर से इसको अरेंज कर लो। सबसे पहले हमने ये देख लिया सारे ही कॉम्प्लेक्स कितने हैं, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। आप देख लो, मैंने तो देख लिया है सारे ही किस ऑक्सीडेशन स्टेट में दिख रहे हैं, यहां पर से +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में दिख रहे हैं, ठीक है। और यहां पर से एक लिगेंड है फ्लोरीन, ठीक है, दूसरा लिगेंड है हमारे पास, अगर देखेंगे ये है फ्लोरीन, उसके बाद है यहां पे वाटर, उसके बाद है फिर अमोनिया, और उसके बाद है आयोडाइड। यहां पर से ये सिंपली किस ऑर्डर में अरेंज हो गया है, ये हमारा कोवेलेंट कैरेक्टर, यहां सॉरी आयनिक कैरेक्टर के बेसिस पे है, आयनिक कैरेक्टर। और हमें पता है आयनिक कैरेक्टर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, नेफ्लोक्सोटिक इफेक्ट के, सॉरी पैरामीटर के। और अगर हमको कोई कहे नेफ्लोक्सोटिक इफेक्ट का वो बताओ ऑर्डर, तो वो क्या होगा, इसका जस्ट रिवर्स हो जाएगा, अमोनिया, OH2 और फ्लोरीन, ये, ठीक है। ये वाला इफेक्ट आयनिक कैरेक्टर वाला, अब इसका रिवर्स है ना, तो नेफ्लोक्सोटिक पैरामीटर का या राका पैरामीटर बी, ये दोनों का ऑर्डर यही रहेगा, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, बीटा, ठीक है। चलिए आई थिंक समझ गया होगा पीछे वाले से। द नेफ्लोक्सोटिक इफेक्ट जनरली इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ द मेटल। ओहो, कितनी बढ़िया बढ़िया बातें कर रहा है, यही तो होता है, एक्सपेंशन ज्यादा मिलेगा, घूमने को, डिलोकलाइज होने को ज्यादा मिलेगा। फिर I नेगेटिव प्रोड्यूसेस अ ग्रेटर नेफ्लोक्सोटिक इफेक्ट देन फ्लोरीन बिकॉज I- इज ए मोर पोलराइजेबल एंड मोर कोवेलेंट। यस, यही तो डिफिनेशन है बच्चा, यही तो सब कुछ है, और कुछ थोड़ी है। फिर a greater nephloxotic effect correspond to a smaller value of बीटा। समझे, अब भी हम लोगों ने तो पढ़ा है नेफ्लोक्सोटिक इफेक्ट अपॉन 1 अपॉन नेफ्लोक्सोटिक पैरामीटर, और यहां पर से इवन अगर आप चाहोगे तो कैलकुलेट करके भी देख सकते हो, मतलब कंपेयर करके देख सकते हो। 2 लिगेंड लो और उससे आप कंपेयर कर लोगे, जैसा अभी मैंने पीछे किया था, ये देखो यहां पर किया था ना, इसको कंपेयर करके तो निकाल लिया आंसर, वैसे आप भी कर सकते हो, ठीक है। यहां पर से फिर है ग्रेटर नेफ्लोक्सोटिक इफेक्ट करस्पॉन्ड टू ए स्मॉलर वैल्यू ऑफ बीटा। भाई जब नेफ्लोक्सोटिक इफेक्ट ज्यादा हो जाएगा, जैसे आयोडीन को लगा लिया हमने, ठीक है, मेटल के साथ में, तो यहां पर से ये बहुत ज्यादा घूम लेगा, तो इसका राका पैरामीटर R जो है क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। और हमारे फॉर्मूले में क्या होता है,
कॉम्प्लेक्स का जो भी होता है अगर ये लेस होगा तो इसके डायरेक्टली, क्योंकि नीचे वाला तो फिक्स है, जो नीचे वाला वो तो फिक्स है आयन का, लेकिन यही चेंज होता है, अगर ये लेस होगा तो ये भी कम हो जाएगा। और रा का पैरामीटर किससे कम होता है, जैसे ही हम आयनिक वाला लिगेंड लाते हैं रिपल्सन कम हो जाता है उससे। तो यहां पर से ये स्टेटमेंट सही लिख दी गई है बिल्कुल। फिर द ऑर्डर ऑफ ए नेफ्लोक्जोटिक इफेक्ट, ओहो बहुत गलत लिखी गई है। सबसे आगे हमारा आयोडीन, फिर अमोनिया, फिर वाटर, और वो जस्ट रिवर्स स्टेटमेंट लिखी गई है। हाँ, इसका नहीं करके ये पैरामीटर की अगर स्टेटमेंट होती तो आंसर सही हो जाता। ये देखो यहां पे लिखा है ना, तो यहां पर से ए बी सी इज योर अगेन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, द स्पाइनल ऑक्साइड हैज ए जनरल फॉर्मूला Ab2O4 एंड इनवर्स पैरामीटर। ओके, इनवर्स पैरामीटर x इज इक्वल्स टू इतना। इसका मतलब क्या है, इनवर्स पैरामीटर x की वैल्यू, इनवर्स पैरामीटर इज 0.25। द कैटायन डिस्ट्रीब्यूशन में बी रिटन एज A1 माइनस एक्स BX टेट्रा और इतना इतना Ab2O। ओके, फॉर 1 यूनिट सेल ऑफ ए स्पाइनल देयर आर 8 फॉर्मूला यूनिट्स। मार्क कर लेना, काम आएगा। द कैटायन डिस्ट्रीब्यूशन पर फॉर्मूला यूनिट इज इतना। यहां पर x का इन्वर्जन पैरामीटर क्या है, 0.25 है, ठीक है। मैक्सिमम इन्वर्जन कितना होता है, 1, x की वैल्यू 1 आएगी, ठीक है। मैक्सिमम जो होता है उसको 1 मानते हैं, वो भी कब होता है, जब एक यहां पर से क्या है, ये होता है ऑक्टाहेड्रल की 4, टेट्राहेड्रल की 8, ठीक है। m या यहां पर से लिखूं Ab2O4, तो इसमें 4 के चारों यहां पे, सॉरी 4 है, सॉरी 2 हैं, तो 2 के दोनों यहां पर अगर आ जाते हैं B+3 तो ओके, और एक A+3 यहां आ जाता है तो नॉर्मल है। बट अगर हमारे पास कंप्लीट इन्वर्जन होता है तो एक B+3 यहां और एक A+2 यहां आ जाता है और एक B+3 यहां चला, ये है कंप्लीट 100%। लेकिन एक अगर 0.25 अगर इसका यहां पर इन्वर्जन है, मतलब सिर्फ 0.25 इधर ही आएगा, तो उसके केसेस में क्या है, यहां पर से देखो, द कैटायन डिस्ट्रीब्यूशन पर फॉर्मूला यूनिट इज A। अगर मेरे से कहा गया है यहां पर से 0.25 का इन्वर्जन खाली करना है, ठीक है, 0.25 का इन्वर्जन करना है, तो हमें पता है यहां होता क्या है, 2B+3 होता है और यहां पर 1A+2 होता है, ठीक है। अब हमें करना कितना है, 0.25 का इन्वर्जन करना है, तो यहां पर से हो जाएगा 0.25 A+2 और यहां पर 1.75 B+3। ये किसके लिए है, ऑक्टाहेड्रल के लिए है। और टेट्राहेड्रल के लिए कितना हो जाएगा, 0.75 A+2 और यहां 0.25 B+3। ये बनके तैयार हो जाएगा, ठीक है, ये बनके तैयार हो जाएगा। तो देखो क्या ऐसा ही दिया है, टेट्रा के आगे 75 और 25 सही है, और इसके आगे A25 और 1.75 O4 सही लिखा गया था। फिर नंबर ऑफ A+2 आयन प्रेजेंट इन ए टेट्राहेड्रल साइट पर यूनिट सेल इज 6। तो देखो A+2 आयन प्रेजेंट इन ए टेट्राहेड्रल, A+2 आयन इन टेट्राहेड्रल कितना है, आपको तो ये दिख रहा होगा यहां पर A+2 इन टेट्राहेड्रल, आपको दिख रहा होगा 0.75, यस। लेकिन एक उसमें कितनी है, 8 लोग हैं भैया, तो ये कितना हो जाएगा, A+3 इन टेट्राहेड्रल टोटल कितना हो जाएगा, यहां पर से 56, ये 6 आ जाएगा, ठीक है, यहां पर से 6 आ जाएगा, सही है। एग्जैक्टली सेम चीज यहां पर से रिपीट की है, B+3 इन, ये देखो B+3 आयन इन ऑक्टाहेड्रल पूछा गया है, तो कितना है B+3 इन ऑक्टाहेड्रल, B+3 आयन 1.75 इंटू 8, तो यहां पर से B+3 इन ऑक्टाहेड्रल इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, देखो कैलकुलेट करके इसको, 8 16 से कम 14 हो जाएगा आई थिंक, 1.75 इंटू 8, यस, यहां पर से 14 ही पूछा था, और मतलब बताया था, और 14 ही है, सही है। फिर द कंपाउंड इज ए कंप्लीटली नॉर्मल, अरे नहीं भाई, नॉर्मल ये है, ये कैसा है, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, और ये वाला कैसा है, इसे बोलते हो पार्शियल इनवर्स, पार्शियल
इनवर्स, क्योंकि 100% इनवर्स तब होता है जब पूरा का पूरा a प्लस यहां आ जाए एक, और एक b+3 वहां चला जाए, वो नहीं है आंसर। वंस अगेन ABC, प्लीज इससे मत उसमें वो करना, बट आपके सामने क्वेश्चन अच्छे अच्छे आएंगे फॉर श्योर, उसको देखो। ABC या ABD हर बार आंसर आ रहा, उसके ऊपर आप मत जाइएगा। फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉपर दिस कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट: copper +2 is a D9 ion with electronic configuration of a 22G6 and Eg3 in octahedral field. इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। जॉन टेलर डिस्टॉर्शन इज स्ट्रॉन्ग बिकॉज द डीजेनरेसी इज प्रेजेंट इन द EG सेट। यस, और ये ऐसा क्यों है EG सेट में ऐसा होता है? बिकॉज दे आर एक्सियल ऑर्बिटल, एक्सियल ऑर्बिटल। अब कहोगे इससे क्या फर्क पड़ता है? यहां पर से डायरेक्ट इंटरैक्शन विद लिगेंड, हेड ऑन ओवरलैप होता तो रिपल्सन भी उतना ही ज्यादा देखने को मिलता है। फिर द कॉम्प्लेक्स जनरली अंडरगोस टेट्रागोनल इलोंगेशन गिविंग 4 शॉर्टर इक्वेटोरियल CuO बॉन्ड्स एंड 2 लॉन्गर एक्सियल CuO बॉन्ड्स। यस, यहां पर से हमारे पास जो EG3 वाली वो होती है, तो उसका क्या होता है? जेड आउट होता है, और जेड आउट में यही तो होता है कि ये ऐसे बनाते हैं हम चार कुछ, ये और ये वाले लंबे हो जाते हैं, ठीक है। इन द इलोंगेटेड स्ट्रक्चर द ऑर्बिटल हैविंग मोर जेड एक्सिस, इन द इलोंगेटेड स्ट्रक्चर द ऑर्बिटल हैविंग मोर जेड एक्सिस कैरेक्टर इज स्टेबलाइज रिलेटिव टू द ऑर्बिटल लाइंग इन द XY प्लेन। ठीक है, अब देखो यहां पर से कह रहा है कि अच्छा इसका ऑर्बिटल, इसका हम फॉर्मूला ही देख लेते हैं, सीधी बात है, तो आपको समझ में आ जाएगा। एक और फिर है ये है dz², फिर है dxy, फिर है dxz एंड dyz। अब समझ में आ जाएगा। इन द इलोंगेटेड स्ट्रक्चर, जो कि ये है, ऑर्बिटल हैविंग मोर जेड एक्सिस। देखो अब ये बना तो EG सेट से था, है ना, ये EG सेट से देखो इसकी एनर्जी ऊपर गई लेकिन इसकी कम हो गई। अब यहां से T2G सेट से जो बना था, ये क्या है? T2G सेट से देखो जेड एक्सिस इसमें है ना, जेड एक्सिस इसमें, तो ये स्टेबलाइज हो गया है रिलेटिव टू द ऑर्बिटल हैविंग XY। देखो XY वाले की बढ़ गई, यहां पे भी बढ़ गई, परफेक्ट बात बोली गई है। लास्ट स्टेटमेंट है जॉन टेलर डिस्टॉर्शन इन D9 ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स इज वीक because only T2G orbitals are unsymmetrically occupied। बहुत बेकार बात बोली गई है। आंसर A, B, C, D is your correct answer। चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, ये आपके लिए होमवर्क के लिए है, ठीक है। अगर ये आपको समझ में आ गया हो तो एक बार बता देना कमेंट करके, और जितने भी चीजें हम लोगों ने यहां पर देखी हैं, तो आपको आई थिंक पूरा चैप्टर रिवाइज हो गया होगा जितना मेरे से हो पाया। रिएक्शन मैकेनिज्म, इनर स्फीयर, आउटर स्फीयर से लेके इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा या LMCT वगैरह जो कुछ भी था, सब कुछ कंपाइल करके इसमें डाल दिया है बहुत मेहनत से। जो भी लेफ्ट एंड राइट के जो भी थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट है उनको भी इंक्लूड कर दिया है, छोड़ा कुछ भी नहीं है। जितना हो सका है मैक्सिमम एफिशिएंसी दी गई है। उसके बाद अगर आप यहां तक अगर आ गए हैं और सेशंस को देख रहे हैं और मेरी इस बात को सुन रहे हैं, तो प्लीज सेशन को लाइक करना। सेशन कैसा लगा सेशन में कमेंट करके जरूर बताना, उससे हमें थोड़ा सा एनर्जी मिलती है। और दूसरी बात है, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क क्वेश्चन है, तो प्लीज इसका आंसर कमेंट करके जरूर बताना। जिसका आंसर सही होगा उसको लाइक करके उसे कमेंट में पिन कर दूंगा, ठीक है। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच। फिर से बोल रहा हूं वंस अगेन, होमवर्क का आंसर जरूर कमेंट सेक्शन में करना, एटलीस्ट पता चलेगा कि आपने कुछ सीखा है कि नहीं। सेकंड चीज, सेशन अच्छा लगे तो लाइक कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।